मानुषी संवाद में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू द June 4th, or is it 5th edition of Manushi Samvad. I'm so confused about dates. I think I tend to live in epochs. तो मुझे कौन सा साल है, कौन सा महीना है, कौन सा हफ्ता है, ये तो याद ही नहीं रहता। चलिए एक इपोकल इम्पोर्टेंस की बात ही आज करनी है कि ये जो रिफॉर्म्स की बात हो रही है सऊदी अरेबिया में, are the Saudis or is the Saudi royal family and Mohammed bin Salman the man leading the reforms? Is he serious? Are these token measures? Are they under pressure? ये सब बातों की चर्चा के लिए हमारे साथ एक्स मुस्लिम ताहिर भाई जुड़ रहे हैं। वेलकम ताहिर जी। बहुत शुक्रिया आपका मधु जी, और आपके सारे व्यूवर्स का भी मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। आपको नहीं देंगे तो किसको देंगे ताहिर भाई? आप बहुत ऐतिहासिक काम कर रहे हैं जी। सिर्फ इस देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए। ये जो इस वक्त जद्दोजहद चल रही है उसमें जो आपकी भूमिका, आप जैसों की भूमिका, इट्स वेरी वेरी हिस्टोरिक एंड आई डू होप कि बहुत जल्दी आप खुल के अपना चेहरा दिखा के अपनी आइडेंटिटी के साथ बात कर सकेंगे। परंतु जब तक नहीं, आपकी सेफ्टी की प्रार्थना और दुआ करते हुए आपसे सवाल करती हूँ मैं ये। आप तो 10 साल सऊदी अरेबिया में रहे। मैं कुछ दिन के लिए गई थी सऊदी अरेबिया की, छोटी सी झलक मैंने भी देखी करीब 10-12 साल पहले, जब मुझे बुलाया गया सरकारी मेहमान बन के गए थे। बाय द वे, एक विमेन जर्नलिस्ट की या विमेन प्रोफेशनल्स की कहो टीम उन्होंने इनवाइट की थी। तो यहाँ की कुछ बहनें जो उनके कांटेक्ट में रहती हैं, एक दो मुस्लिम बहनें, जिनमें शायद सलमान खुर्शीद की पत्नी भी थी हमारे साथ। तो हम गए थे 6-7 हमारी महिलाओं की टीम थी। वो भी मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी, बट मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी इज टू हियर व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन सऊदी अरेबिया। आपकी क्या जर्नी रही आउट ऑफ इस्लाम, क्यों ऐसा हुआ, और सऊदी अरेबिया में जो चल रहा है सारा प्रकरण क्या सीरियस है? इज समथिंग लाइकली टू कम आउट ऑफ इट? लेट्स गेट यू स्टार्टेड। जी मैम, मैं अगर थोड़ा सा इस चीज को अपने हिसाब से एक्सप्रेस करूं तो एक्चुअली ये तो एक फ्यूचर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या ये वाकई रिफॉर्म हो सकता है या नहीं हो सकता है। और फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता है, हम सिर्फ गेस कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हम जो पास्ट होता है उसी को एविडेंस बनाते हैं। तो सऊदी अरब का जो इतिहास है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने जानने की कोशिश की है, और जो 10 साल मैं वहाँ पर रहा हूँ, वहाँ के बहुत सारे सऊदी के साथ मेरा उठना बैठना भी रहा है। कई सारे लोगों से मेरे आज भी ताल्लुकात हैं, आज भी बातचीत होती रहती है। तो सऊदी का जो आगाज हुआ था वो रिलीजियस बेसिस पे हुआ था, और आज जो निज़ाम है वहाँ पर और जो रॉयल फैमिली है वो एक रिलीजन के साथ ही जुड़ी हुई है, और ख़ास करके एक ऐसे रिलीजन के साथ जुड़ी हुई है जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट रिलीजन है सारी दुनिया के लिए। और उस एक्सट्रीमिस्ट रिलीजन में भी जो सबसे एक्सट्रीमिस्ट सेक्ट है, जिसको हम आज के दौर में वहाबी मुस्लिम के नाम से जानते हैं, वो सऊदी की जो फैमिली है और सऊदी का जो कानून है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस है। यानी 1744 में जब एक पैक्ट बना है मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब और साथ ही साथ मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब और मोहम्मद इब्न सऊद के बीच में, जहां से आप कह सकती हैं कि सऊदी अरब के बारे में उसका आगाज हुआ, और फिर बाद में जो है 200 साल की जद्दोजहद कह सकते हैं, जिसके बाद फिर सऊदी अरब का निज़ाम 1932 में कायम किया गया। ये पूरा रिलीजियस मूवमेंट है। इसके अंदर में बेइंतहा तौर पर लोगों को कत्ल किया गया है। जो हाशमियत की लड़ाई हुई है, हाशमियों के साथ में नजद वार जिसको हम कहते हैं, उसके अलावा फिर जो इख्वानों को कत्ल किया गया, जो इनके अपने ब्रदर थे, जो इनके साथ खड़े हुए थे, और साथ ही साथ जो राशिदी के साथ जो लड़ाई हुई, उनको घर में घुस करके उनको कत्ल किया गया।
तो पूरा का पूरा इतिहास जो हमारे पास है वो रिलीजन बेस्ड इतिहास है, और उसमें हमेशा इन लोगों ने रिलीजन को ही तरजीह दिया है, उसके ऊपर किसी और चीज को नहीं आने दिया है। इनफैक्ट कि आप देख सकती हैं कि जो वहां के किंग बने थे खालिद, वो खालिद जब इनका इंतकाल हुआ, इनके जो सबसे वालिद साहब थे, जो जिन्होंने इसकी मोनार्की की जो बेस रखा था, जिन्होंने अब्दुल अजीज इब्न सऊद जिनको हम कहते हैं, तो उनके बड़े बेटा खालिद को जब किंग बनाया गया था, और खालिद चूंकि वो बहुत ज्यादा रिलीजियस नहीं थे, तो उसी वक्त में उनके खिलाफ बहुत ज्यादा एहतजाज वहां पर शुरू हो गया था। और बाद में उनके छोटे भाई फैसल को फिर किंग बनाया गया और उनको हटा दिया गया, उनको दरबदर कर दिया गया था वहां से, उनको वहां से भागना पड़ा था। वो वहां से पहले इजिप्ट चले गए थे, फिर बाद में एथेंस चले गए थे, ग्रीस। तो जो इतिहास है सऊदी अरब का, वो यही कहता है कि वहां पर रिलीजन को ही तरजीह दी जाती है। आज जो हम देख रहे हैं पिछले कोई 5-6 सालों में कि बहुत सारी चीजों में हमें कुछ रिफॉर्मेशन जैसा नजर आ रहा है, जैसे कि औरतों को ड्राइविंग की इजाजत मिल गई है, या औरतें अब अकेले ट्रेवल कर सकती हैं गैर महरम के बगैर, या अभी मोहम्मद बिन सलमान अभी आए थे यूएई के टीवी पर, और उन्होंने आकर के ये कहा था कि शरिया में अब हम सिर्फ उन हदीसों को लाएंगे जो मुतवातिर हदीस हैं, अहाद हदीसों को नहीं लाएंगे। तो ये सारी चीजें, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें कुछ ना कुछ पॉलिटिकल हैं, और इनके पीछे कहीं ना कहीं एक मंसूबा है, जो क्योंकि अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है सऊदी अरब के ऊपर में, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, उनके अंदर में कोई एनार्की ना फैल जाए उसको कंट्रोल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं उसका दबाव है, जिस चीज की वजह से ऐसी चीजों को सामने लाया गया। क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान खुद भी जो है वो अभी CIA की रिपोर्ट के हिसाब से खशोगी की हत्या के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं। जमाल खशोगी जो वहाँ के एक बहुत अच्छे प्रेस रिपोर्टर थे, और उसके अलावा उनके जो मोहम्मद बिन सलमान के जो अपने एक राइवल थे मोहम्मद बिन नाइफ, उनको जो है इन्होंने नजरबंद किया हुआ है पिछले करीब 2 सालों से। तो इनके ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशन है, जिसकी वजह से ये इस तरह के रिफॉर्म की जो है एक्टिविटीज को दिखा रहे हैं। वहाँ पे सिनेमा घर खुल गए, उसके अलावा लोग जो है उनको थोड़ा सा फ्रीडम दिया गया है, नमाज पर अब वैसी पाबंदी नहीं है, लाउड स्पीकर में अजान में थोड़ी सी आवाज को कम रखने की बात की गई है। तो मुझे जहां तक लगता है इसके पीछे वो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल मंसूबा है। अदरवाइज जिस रिलीजियस सेक्ट से ये लोग बिलोंग करते हैं, अगर आप अभी का जो पिछले 50-60 साल का इतिहास उठा के देखेंगी, तो इस्लाम के जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सामने आए हैं, हिजबुत तहरीर से लेकर के जैश ए मोहम्मद तक, ये सब के सब वहाबी सेक्ट से ही बिलोंग करते हैं। और रशिया के खिलाफ भी जो अफगानिस्तान में इकदाम किया गया था, वो भी पूरा का पूरा देवबंदी वहाबी इकदाम ही था। और सऊदी अरब जो है वो पूरी तरह से वहाबी इस्लाम को ही मानता है, और वो वहाबिज्म को प्रमोट भी करता है, फंड भी करता है इनडायरेक्टली। इन सब चीजों को हमने देखा है। कतर के पीछे भी अभी बहुत दिन से ये लोग लगे हुए थे, सिर्फ इस बिना पर के कतर ने इसराइल का सपोर्ट किया। जी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हैं मैम, आप म्यूट हैं। क्योंकि मेरे ऑन करने से, माइक ऑन करने से थोड़ा क्रैक हो रहा था, तो मैंने इसलिए म्यूट हो रखा। रही थी। जी जी जी, मैं समझ गई। तो ये करना ही पड़ेगा मुझे, ताकि आपकी आवाज क्लियर रहे। तो आपके हिसाब से ये सीरियस नहीं है, परंतु अभी देखिए, 2 किस्म के रिफॉर्म्स की बात हो रही है। एक जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल के आदी हो चुके हैं अरब के लोग भी, क्योंकि इनका इलीट तो सारा आए दिन अमेरिका यूरोप जाता है, पढ़ने भी वहां जाते हैं इनके बच्चे, और ट्रैवल भी खूब करते हैं। तो वो लाइफस्टाइल की जो तड़प है, सिनेमाज हो, मॉल्स हो, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स हो, वगैरह वगैरह, एक तो वो, उसमें खुलापन। दूसरा, स्त्रियों पर जो कुछ क्रैकडाउन्स हैं थे, women can drive, they can live and travel by themselves, पासपोर्ट मिल सकता है। उनके परिवार वाले अगर कोई स्त्री अपने आप अलग रहना चाहे, मेल प्रोटेक्शन में नहीं, और ये शरिया कोट करते हुए, उन्होंने शरिया की हिदायत कोट करते हुए कहा है कि आप अगर कोई स्त्री रहना चाहती है तो वो रह सकती है, उसके पेरेंट्स या उसके जो भी गार्डियन समझते हैं खुद को, वो पुलिस कंप्लेंट करके उसको अरेस्ट नहीं करवा सकते। मेरी दृष्टि से ये अपने आप में ड्राइविंग वगैरह तो इतनी बड़ी बात नहीं है,
और तीसरा जो चेंज है वो है अपने रिलीजियस ग्रुप्स पे थोड़ी थोड़ी करके लगाम लगाना, जैसे लाउड स्पीकर जो मस्जिदों के ऊपर, जितना बवाल यहाँ हो रहा है इस पे, इतना तो वहाँ शायद नहीं हुआ। हुआ पर इतना भी नहीं, मतलब वहाँ लोग कर रहे हैं रेजिस्ट। पर दूसरा कि नमाज के बाद मस्जिद में आप एकदम ताले बंद कर देते हैं। एम आई राइट? अब यहाँ पे कोई डिस्कोर्सेज नहीं होंगे, आपने नमाज की, अब चलिए वापस घर। ये जो रिस्ट्रिक्शंस एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, और फिर हाँ कि शरिया कह के जो स्त्रियों के लिए बदलाव लाया गया, वो तो ये कहना भी, सवालिया निशान उठाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो सर तन से जुदा कर देंगे, तो अब जाए ना, ये मुसलमान यहाँ के क्यों नहीं बोल रहे कि मोहम्मद बिन सलमान जी आपका भी सर तन से जुदा क्यों नहीं कह रहे, क्यों चुप है? जी मैम, एक्चुअली आप जो बातें कह रही हैं वो सही है। आप म्यूट कर लें, मेरी आवाज फिर से इको हो रही है। आप जो बातें कह रही हैं वो बिल्कुल सही हैं। एक्चुअली इसके पीछे और भी रीजंस हैं, लाइक कि अभी जब से ये इंटरनेट का जमाना आ गया है तो लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी आसान हो गई चीजों को लेकर के। पहले क्या था, इस्लाम छुपा हुआ था। इस्लाम के अंदर कुरान का जो तर्जुमा पेश किया जाता है, हदीसों को जो पेश किया जाता है, वो सब लोगों के पास ये चीजें दरियाफ्त नहीं होती थी। मौलवी साहब के पास होता था, दारुल उलूम में होते थे, या फिर लाइब्रेरीज के अंदर मिल जाते थे। हर किसी के लिए मुमकिन नहीं था कि वो जाकर के पढ़ें और जाने कि हाँ उनके मजहब में क्या बातें। तो लोग जैसा उनको बताया जाता था वैसा वो मानते चले आ रहे थे। लेकिन अभी बहुत सालों से ऐसा हुआ है कि पिछले कोई 10-12 साल से कि लोगों के लिए इनकी एक्सेसिबिलिटी आसान हो गई है। और अरब के लोगों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी ज़बान अरबी है, तो वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यानी जो भी कुरान है, हदीस है, सब अरबी में ही है, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। हमारे एक एथिस्ट बहुत बड़े मुफक्किर है, रिचर्ड डॉकिंस, उन्होंने एक किताब लिखी थी द गॉड डिल्यूजन। तो मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने बताया कि सऊदी अरब में उनकी किताब की जो अरबिक कॉपीज है वो सबसे ज़्यादा डाउनलोड हुई। फाइनली सऊदी अरब को बैन करना पड़ा कि वहाँ पर लोग उसको बहुत ज़्यादा डाउनलोड कर रहे थे। तो धीरे धीरे करके लोग जब इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं कि इस्लाम की तालीमात में क्या चीज़ें बताई गई हैं और वो कितनी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, आपस में कितनी ज़्यादा इख्तलाफी हैं, और कोई अगर गहरी सोच में ले आके उसको पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये सब सियासी बात है, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई बातें हैं, इसका किसी डिवाइन गाइडेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी चीजें लोगों के सामने भी आ रही हैं। मैं जब सऊदी अरब में था तो मेरे साथ में ऐसे 4 अलग अलग सऊदी मिले, जिसमें से एक तो मक्का के रहने वाले थे जो कि नास्तिक थे, जो नहीं मानते थे, लेकिन वो अपने इस तरह के जो मतलब जो बिलीफ है उसको छुपा के रखते थे, जो कि वहां पर तो सीधे मौत की सजा है, मुर्तदीन की सजा जो होती है मौत की सजा है। लेकिन जो रिफॉर्म वहां पर हुआ है उसके पीछे आज का जो वेस्टर्न अप्रोच जो आप कह रहे हैं कि हाँ वहाँ के लोग वेस्ट में जाते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं, वहाँ की तालीमात सीखते हैं, वहाँ के रंग ढंग को देखते हैं, वहाँ के रहन सहन को देखते हैं, फिर जब वापस आते हैं तो उनको वैसी चीज़ें यहाँ पर रिक्वायर्ड होती। तो ये तो बिल्कुल, ये बातें तो बिल्कुल वाजे हैं कि इसके लिए उनकी मजबूरी है कि ऐसा इनको करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि इस्लाम में कभी रिफॉर्म हो सकता है। मेरे हिसाब से इस्लाम में कभी रिफॉर्म नहीं हो सकता। मुस्लिम अगर इस्लाम को छोड़ देंगे तभी वो एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। जब तक वो इस्लाम के साथ लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर तालीमात फिर से घूम फिर करके उनको उस तरफ ले जाती है जो एक अकीदा उनका बना हुआ है कि मरने के बाद उनको जन्नत मिलनी है या जहन्नम में अजाब होना है, और उनके रसूल इस तरीके से दुनिया में जिंदगी गुजार के गए तो हमें उस तरीके से ही जिंदगी गुजारना है। और ये मतलब एक ऐसी चीज है जिसके लिए मेरे पास लफ्ज भी नहीं बोलने के लिए कि इस तरह की वहशत है जिसमें ये गिरफ्तार हो जाते हैं। और आप हमारे सामने ये सारी चीजें हो चुकी हैं कि बच्चों के स्कूल पे फायरिंग करना, मस्जिदों को जाकर के उड़ा देना, अपने ही इबादत गाहों में बम ब्लास्ट करना। और सऊदी का फिर इतिहास उठा के देखें कि जो हूतियों के ऊपर, यमन के जो हूती हैं उनके ऊपर कितना टॉर्चर, कितना अत्याचार इन लोगों ने खुद किया, अभी के रिसेंट हिस्ट्री जो है हमारे पास में। तो ये सब कहीं ना कहीं मजहब से जुड़े हुए लोग हैं, और आज ना कल फिर से मजहब गालिब हो सकता है और फिर से वो जो है वो सारी चीजें वहां पर आ सकती हैं। हाँ, अगर मेजोरिटी इस चीज को समझ जाए, उससे बाहर निकल जाए,
तो इसको हम कह सकते हैं कि हाँ, एक तरह का रिफॉर्म उनकी इंसानियत में आ गया। इस्लाम में रिफॉर्म मेरे हिसाब से तो मुमकिन नजर नहीं आता है। जी मैम। ये एक बात तो आपकी सही है कि इस्लाम छोड़ के ही अगर आप कह रहे हैं शरिया में बदलाव लाना, तो जाहिर है कि एज अ मुस्लिम, एज अ गुड मुस्लिम तो अलाउड ही नहीं है। वो तो खुद ही कहते हैं कॉमा फुल स्टॉप नहीं चेंज किया जा सकता। तो जाहिर है कि इस्लाम के अंदर रहते हुए, तो जैसे कई लोग धीरे धीरे निकलते हैं, आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ भी धीरे धीरे निकलने का इंतजाम हो रहा है? लेट मी शेयर विद यू व्हाट आई सॉ व्हेन आई वाज इन सऊदी अरेबिया फॉर अबाउट मे बी 5 दिन का विजिट था या 6 दिन का। और क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें इनवाइट किया था, तो कई अनोखी चीजें जो उस वक्त मुझे अनोखी लगी देखने को मिली। एक तो ऑफ कोर्स दे हैड, सिंस वी वर एन ऑल वुमेन टीम, तो ज्यादातर हमें विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस जैसे बिजनेस चेंबर्स, विमेन के, स्त्रियों के, या विमेन प्रोफेशनल्स यूनिवर्सिटी में, women physicians, doctors, we were taken to also have a look at their hospitals where there were a good number of very articulate doctors. तो ऐसे अलग अलग women politicians के साथ अलग मीटिंग हुई, और फिर कुछ हुई जो मेल फीमेल्स दोनों थे। Now, what did I see? One, that of course सभी ने बुर्का और निकाब तो पहना हुआ है, सभी ने जब कमरे में आते थे तो सब पूरी तरह ढके हुए। फिर जब हमारे साथ, क्योंकि हम तो स्त्रियां थी सारी, जब वो बुर्के खोलती थी, निकाब उतारती थी, तो मेरी तो आंखें फटी की फटी रह जाती। द मोस्ट सेक्सी एंड प्रोवोकेटिव ऑफ वेस्टर्न क्लोथ्स, जीन्स और टॉप्स वो तो होते ही हैं, बट यू नो इवन शॉर्ट ड्रेसेस, मिनी ड्रेसेस, skirts, very provocative, sexy clothes, जो कि आमतौर पे women professionals जैसे हिंदुस्तान में भी भले ही वो वेस्टर्न क्लोथ्स पहन ले, पर ऑफिस में जाती हैं तो अक्सर वो कॉर्पोरेट सूट होगा, not this kind of sexy dressing. I used to be quite amazed at किसको दिखाती है, क्योंकि ये आपस में ही ना। हाँ, I guess if you're working in an all women department, then you do show each other how well dressed you are. दूसरा, मॉल्स में जैसे यहाँ लेके गए तो एक कम से कम फ्लोर होता था विमेन ओनली फ्लोर, और जहाँ मैं तो, क्योंकि मैं भी स्त्री थी तो मुझे भी जाने की इजाजत थी, तो जब गई तो देखा किस तरह के अगेन वेरी प्रोवोकेटिव क्लोथ्स, जो भी स्टोर्स थे वहां पे, वैसे उतने प्रोवोकेटिव तो पेरिस में भी नहीं आपको मिलेंगे। आई वाज क्वाइट स्टन्ड कि बुर्के के नीचे ये सब, इट वाज क्वाइट अमेजिंग। तीसरा, व्हिच रियली इम्प्रेस्ड मी, ऑल ऑफ देम वर वेरी आर्टिकुलेट। आप बिल्कुल उनको देख के कह नहीं सकते कि वो दबी कुचली होंगी। स्ट्रॉन्ग एंड could converse, take on questions, answer. Obviously हम पोलाइटनेस के दायरे से तो बाहर गए नहीं क्योंकि हम मेहमान थे, but you know they were very articulate women who knew what they wanted. तो मुझे लगा कि कितने दिन इस तरह ये बंद रख पाएंगे अगर ये बुर्के के नीचे हाल है। और मैं एक आध की बात नहीं कर रही, ऑलमोस्ट ऑल, I would say all women, the minimum dress code that one saw was blue jeans and a top, reasonable top. But high professionals and women from elite families were very, very provocative, very sexy, very Western clothing of the kind I don't even see in India. So, is it that this desire for ये जो सऊदी नेशनलिज्म की बात हो रही है और फ्रीडम
फ्रीडम क्या केवल अमेरिका या यूरोप के स्टाइल की वहां आने वाली है कि कुछ और भी फ्रीडम के मायने होंगे लाइफस्टाइल के लिहाज से? लाइफस्टाइल में तो मैं यही कहूंगा कि उन लोगों पर सबसे ज्यादा वेस्ट का ही इन्फ्लुएंस है। जैसा कि आपने बताया, मैंने भी वहां पर कुछ चीजों को नोटिस किया है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैंने भी ऑब्जर्व किया है। अलखोबर एक सिटी है दम्माम के पास में, वो रिहायशी सिटी है जुबैल के अपोजिट में। तो वहां पर मैं कई बार जा चुका था, मेरे एक दोस्त रहते थे। तो वहां पर सी साइड के ऊपर भी ऐसे कई मतलब सऊदी औरतों को देखा है हमने, दूर से ही सही, लेकिन देखा है, जिसपे हमें यकीन नहीं होता था कि वाकई इस तरह का क्लोथिंग ये लोग कर सकती हैं या करती होंगी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंटरनली घरों में काम करते हैं, खद्दामा या इस तरह के लोग होते हैं। तो उन लोगों ने भी हमसे कई सारे ऐसे किस्से बताए हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि वहाँ की औरतें बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज होती हैं और ऐसा लगता है कि बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं। तो ये तो मैंने भी देखा है। आप इवन कि नकाब में भी औरतें जब चल रही होती हैं तो बहुत वो तन करके चल रही होती हैं, उनके अंदर बहुत एक जैसा कॉन्फिडेंट नजर आता है, जैसा हमारे यहाँ पर बहुत कम औरतों को ऐसा दिखता है, क्योंकि घरेलू औरतें ज्यादा होती हैं हमारे यहाँ पर, और वहाँ की औरतें घर में काम वाम कम करती हैं और ज्यादातर खद्दामाएं जो हैं वो काम करती हैं। तो इस तरह का मिजाज तो है। और जैसा आपने पूछा कि इस चीज को रोका नहीं जा सकता है। अब तो इंटरनेट का जमाना आ गया, हर किसी के हाथ में सेलफोन है और एक्सेस है कि वो देख रहे हैं सारे दुनिया के कल्चर को, और उनका भी दिल चाह रहा है कि हम भी बाहर निकले, हम भी पढ़ाई करें, हम भी चीजों को उनके जैसा देखें जैसा वो लोग कर रहे हैं। जैसे हम हिंदुस्तान में हैं तो आज यहाँ पर फ्रीडम है औरतों के लिए, वो बाहर निकल सकती हैं, काम कर सकती हैं और कर रही हैं। यानी गैर मुस्लिमों में तो कम से कम ज्यादातर औरतें कर रही हैं, बड़े शहरों में देखा जाए तो। मुस्लिमों में बहुत कम है परसेंटेज, लेकिन वो भी है जो कि जिनको बाहर निकलना है, जो कर रही हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो इस चीज को वो भी जब वहां से देख रही हैं तो उनके दिमाग में भी ये सारी चीजें आ रही हैं कि भाई हम भी उनके इक्वल जाएं और उनके जैसी जिंदगी को गुजार सकें। तो इसको बहुत दिनों तक तो रोका नहीं जा सकता है। लेकिन मसला क्या है कि वहां पर एक मोनार्की है, एक ऐसा सिस्टम है जो कभी भी किसी भी बात को कुचल सकता है, किसी भी चीज को जो है दबा सकता है। अभी कुछ दिनों कबल ही 80 लोगों को, वहां पर 80 या 81 लोगों को मेरे ख्याल से बीहेड किया गया सऊदी अरब में। जो भी इश्यूज थे, सिक्योरिटी इश्यूज थे, लेकिन इस तरह का जो फैसला वहां लिया जाता है, इसके बेसिस पे लोगों के अंदर एक डर सा हो जाता है कि सभी को जिंदगी प्यारी है। अब हमारे यहाँ पर क्या है कि कोई बिना लाइसेंस के भी गाड़ी चला रहा है, उसको पता है कि हम पकड़े जाएंगे तो क्या होगा, इतना कुछ होना नहीं है संगीन। लेकिन सऊदी अरब का जो कानून है कि वहां पर अगर कोई ड्रग ट्रैफिकर है या कुछ और है तो उस केस में सीधे मौत की सजा दे दी जाती है। ठीक उसी तरीके से रिलीजन के खिलाफ अगर कोई जा रहा है या कुछ इस तरह की बातें लिख रहा है तो उसको भी उसी तरह की सजा सुनाई जाती है। तो चूंकि जो निज़ाम है वो एक मोनार्की का निज़ाम है और उस निज़ाम से टकराना आम लोगों के लिए मुमकिन नहीं होता है। अभी जो अरब स्प्रिंग आया था, इजिप्ट में हमने देखा, लीबिया में हमने देखा, और बहुत हद तक इराक में भी उससे पहले जो एक अमेरिका का जो एक इन्वेजन हुआ है, उसके बाद जो मैं इराक में भी रह चुका हूँ, वहाँ पर बगदाद में मैं रहा था कोई 6 महीने के लिए, तो वहाँ पर भी मैंने देखा। तो कहीं ना कहीं लोग फ्रीडम चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि वो फ्री रहें, लेकिन जो रिलीजियस माइंडसेट है उससे वो पूरी तरह से निकल नहीं पा रहे हैं। जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि आज भी इराक में जब मैं था तो वहां पर शिया सुन्नी की वही लड़ाई चल रही है। वो फ्री रहना चाहते हैं। हालांकि इराक में ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि आप नकाब करके ही चलें, तो वहां पर आप देखेंगे तो वहां की लड़कियों को तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही देखा है, घूमते हुए जींस में और बहुत शॉर्ट्स में अपने ऐसे, और बहुत खूबसूरत भी होती हैं उधर की लड़कियां, अरब की लड़कियां जो होती हैं। तो बहुत प्रोवोकेटिव, बहुत ज्यादा वो जो है अट्रैक्ट करती हैं लोगों को। बावजूद उसके जो माइंडसेट है उनका, वो कहीं ना कहीं जा करके वहीं फंस जाता है और ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए गन निकल आता है, गोलियां चल जाती हैं, जो हम लोग अपने इस मुल्क में तो कम से कम नहीं सोच सकते। तो मुझे लगता है कि ठीक है, रिफॉर्मेशन तो होगा, आगे जाकर के एक बदलाव तो आएगा, बट ये जो जुनून है इस्लाम का, ये इससे पीछा छुड़ाना बहुत जरूरी है। अगर ये इसमें फंसे रहेंगे तो फिर ये कहीं ना कहीं घूम फिर करके ये सारी चीजों को फिर से ला सकते हैं। अच्छा, एक तरफ तो मैंने बताया कि आई वाज क्वाइट अमेज्ड टू सी the intrusion of Western lifestyle or Western appearance, at least in their mode of dressing, especially women inside the burqa. I don't know how men dress up underneath that Arab जो पहनते हैं वो, what do you call it? क्या बोलते हैं उसको? तोक उसको बोला, अरबी में तोक कहते हैं उसको जी। Okay. वो जो ऊपर से जो Another thing that was quite amazing
दो नॉट शॉकिंग, क्वाइट एक्सपेक्टेड इन सम वेज, कि इनकी जितनी भी जैसे शादियों में बॉलीवुड स्टाइल शादी की सेलिब्रेशन बहुत ही घरों में, कम से कम अमीर घरों में, और मुझे बताया गया और एक तो मैंने देखी भी, जिस तरह हमारे यहाँ बॉलीवुड में संगीत होता है लेडीज, और फिर नाच गाना टू द ट्यून ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स, दे आर रियली एडिक्टेड to that as well. So, on the one hand, is the hyper westernized lifestyle that they're aiming at. On the other hand, the colorful, culturally far more enriching entertainment of the Hindu variety, as portrayed by Bollywood. Were you witness to this बॉलीवुड ऑब्सेशन? और फिल्में बहुत देखते हैं, हर फिल्म अरबी में डब होके तुरंत पहुंचती है, आपने भी देखा होगा। दे न्यू मोर अबाउट फिल्म स्टार्स देन आई डू। जी हाँ मैम, वहाँ पर बॉलीवुड का काफ़ी खासा क्रेज है। अभी भी सलमान खान ने जो वहाँ परफॉर्म किया था उसके लिए बहुत बड़ी गैदरिंग वहाँ पर इकट्ठा हुई थी, और वहाँ पर तो मैंने देखा है अरबों को भी, इवन कि जो मेरे साथ मिस्री लोग थे, इजिप्शियन, वो भी बॉलीवुड की बहुत चाहत रखते थे। शायद वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे ऐसा भी बताया कि अमिताभ बच्चन को आज भी वहाँ पर सबसे बड़ा एक्टर माना जाता है मिस्र में। तो सऊदी के अंदर भी ये चीज़ है, और बाकी जो अरब ममालिक हैं उनके अंदर भी ये चीज़ है कि वो बॉलीवुड को बहुत पसंद करते हैं। और वेस्टर्नाइजेशन तो वो भी चाहते हैं, उनके लाइफ स्टाइल में बहुत कुछ बदलाव आ चुका है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आप हमारे यहाँ पर भी आप देख सकती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका आउटफिट पूरी तरह से वेस्टर्न हो रहा है, लेकिन वो उनकी जो पोस्ट आप जाके देखें ट्विटर के ऊपर, राना अयूब एक्सेट्रा जो है, तो उनके पोस्ट जो होते हैं वो रिलीजन से ही जुड़े हुए पोस्ट होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो क्या बोलते हैं, आपके जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके ऊपर अटैकिंग पोस्ट होते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले कई सालों में ट्विटर के ऊपर में। तो ये डबल स्टैंडर्ड तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। हालांकि मैं अरबियों से कंपेयर यहाँ के मुसलमानों को नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ के मुसलमान तो बहुत पीछे हैं और बहुत ही घटिया सोच रखते हैं यहाँ के मुसलमान। अरब के मुसलमान फिर भी बहुत फार बेटर हैं। आप यूएई में देख सकती हैं कि बहुत बड़ा तब्दील आया है, वहाँ के लोग बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज हो गए हैं और मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और आप दुबई में जाकर के, हम में से जो भी लोग दुबई गए हैं तो उनको पता है कि दुबई कैसी सिटी है। वहाँ पर हर चीजें हैं, हर किसी के लिए हर चीज अवेलेबल है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, शराब हो या कोई और चीज हो। लेकिन बाकी यहाँ के जो मुसलमान हैं उनके अंदर दोगलापन मुझे ज्यादा नजर आता है, खास करके शायद एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है, या फिर जो यहाँ के दारुल उलूम है, जो जहाँ से ये मुफ्ती उलमा निकलते हैं, जो इनको गाइड करते हैं मिंबर पे बैठ करके, उनका जो माइंडसेट है वो बहुत ही ज्यादा करप्टेड माइंडसेट है इंडिया पाकिस्तान के मुसलमानों का, जैसा मैंने देखा है। जी मैम। नहीं, आपने जो कहा ना कि वेस्टर्न, मैं जो शादियों की इनकी बात कर रही थी, या जो उनकी पार्टीज होती है, जाहिर है कि मिक्स पार्टीज तो नहीं होती जैसे हिंदुस्तान में होती है, पर जो भी उनके फंक्शंस जहाँ विमेन ओनली फंक्शंस होते हैं, तो जो पहनावा भी है वैसे वो वेस्टर्नाइज कपड़े पहनेंगी, परंतु इन पार्टीज में फिर वो शरारे और वो जो सारे हमारे हिंदुस्तान के राजस्थानी किस्म के घाघरा चोली, ये वो, that's the point I was trying to make, that there is the other part which they are imbibing from Bollywood. So एक हॉलीवुड है सोर्स, एक बॉलीवुड है। अच्छा, वेस्ट को थोड़ा ज्यादा जानते हैं क्योंकि वहां जाते हैं, पढ़ते हैं, इतना हिंदुस्तान में आते नहीं, हिंदुस्तान की जानकारी उनको ज्यादातर बॉलीवुड से मिलती है। वहां की जानकारी वहां जाके रहने से, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने से, या एज टूरिस्ट जाने से भी बहुत मिलती है। आई थिंक देयर आर पार्ट्स दैट I wonder what makes Bollywood more popular in Islamic countries than Hollywood. हाँ, ये जो चीज है इसको मैं कैसे इसको आपको मतलब बताऊं, लेकिन मैंने भी खुद ऑब्जर्व किया है वहां पर। जैसा कि मैंने कहा कि मिस्र के मेरे कोई 3-4 फ्रेंड थे और उन्होंने तो कहा कि वहां पर सबसे बड़ा एक्टर अमिताभ बच्चन को माना जाता है। तो इस तरीके से मैंने भी देखा है वहां पे एक दीवानगी है बॉलीवुड की, और बहुत ज्यादा दीवानगी है वहां पर। और शायद हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हों, मे भी हो सकता है कि हमारे यहाँ पर बॉलीवुड से जो है वो चीजें वहाँ मैच करती हों, कुछ चीजें, कुछ सिमिलरिटीज है, क्योंकि हम भी जो हमारे यहाँ पर मुस्लिम कल्चर है
वो कहीं ना कहीं बाहर से ही आया है, तो वो एक चीज है जो अट्रैक्ट करता होगा। बॉलीवुड में बहुत सारे मुस्लिम एक्टर्स भी हैं, और बॉलीवुड के ऊपर देखा जाए तो खासा इन्फ्लुएंस रहा है शुरुआत से, मुस्लिम कल्चर का भी इन्फ्लुएंस काफी रहा है बॉलीवुड में। तो शायद हो सकता है कि ये चीजें कुछ हों अपने आप में जिम्मेदार, मैं कह नहीं सकता हूँ इसके बारे में पूरी तरह से, नॉट श्योर। चलिए बॉलीवुड के पोर्ट्रेयल पे किसी और दिन बात करेंगे, मैंने इस पे काफी अध्ययन किया हुआ है और इसकी बात तो करेंगे फिर कभी। परंतु दो बातें, एक तो ये जो सबसे पहला जो रिफॉर्म आया वो स्त्रियों को, औरतों को, औरत कहना नहीं चाहिए पर वो कहते हैं उन्हें औरत ही, तो क्या कहूँ, स्त्रियों को ड्राइविंग का हक। अच्छा, इसके पीछे मैंने जो कहानियां सुनी थी उन्हीं के मुंह से कि ये जो रिस्ट्रिक्शन थी इसका नतीजा ये होता था कि बहुत सी स्त्रियां, क्योंकि ड्राइवर के साथ तो जाना अलाउड था, यू हैव टू हैव अ मेल, सो इट वुड बी अ ड्राइवर, सो लॉट ऑफ women would get involved, have affairs with their drivers अगर और कोई अवेलेबल नहीं है। या दूसरा, if they had to go and meet a lover, then the driver would be bribed. So drivers के साथ एक intimate relation, समझ, आपसी समझ, ये आपकी नजर में भी आया था? ये मैंने कुछ उन्हीं से कहानियां ये सुनी थी कि this was causing a lot of concern to the regime, that this is how women are revenging themselves, क्या कहें, you're finding an outlet. What do you say to that? हाँ एग्जैक्टली, मैंने भी वहां पर, मेरी नजरों में तो नहीं आया, लेकिन मेरे को ऐसे कुछ किस्से कुछ हमारे पाकिस्तान के भाई थे वहां पर, उन्होंने भी बताए। और एट द सेम टाइम चूंकि पाकिस्तानियों की बात पे ज्यादा मुझे भरोसा नहीं था, तो वहां पर कुछ अरबियों ने भी मुझे इस बात को कंफर्म किया। अरबियों से मेरी बहुत सारी दोस्ती थी। मैं जब लास्ट टाइम अभी वहाँ सऊदी अरब में था, तो वहां पर जद्दा में मेरे एक फ्रेंड थे जो वहाँ के काफी मतलब पैसे वाले में शुमार होते थे। उनसे मेरी काफी खासा दोस्ती हो गई थी। जिस कंपनी में मैं काम करता था वहां पर वो सप्लायर थे। तो उन्होंने भी मुझे ऐसे 2-3 वाकयात बताए थे जहां पर औरतें जो हैं वो ड्राइवर के साथ इन्वॉल्व हो गई थी, यानी जिसमें बादाब्ते अफेयर के केसेस आए थे सामने में। और सऊदी का कानून बहुत टाइट था, तो शायद 2007 या 8 में ऐसा कुछ उनके किसी रिलेटिव के साथ ऐसा वाकया हुआ था। तो उसमें उनकी लेडी जो थी उनको कोड़े वगैरह भी लगाए गए थे वहां पर, वो जो पकड़ी गई थी। तो ऐसे रीजंस बन सकते हैं इस चीज को लेकर के, जब इन्होंने ड्राइविंग के लिए अलाउ किया है। और ये क्वाइट लॉजिकल है कि जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी एक बंदे पे डिपेंडेंट हैं, उसी के साथ निकलना है, उसी के साथ यूनिवर्सिटी जाना है, उसी के साथ वापस आना है, तो ऐसे में तो इंटीमेसी बढ़ सकती है, आपस में ताल्लुकात भी हो सकते हैं। तो ये तो क्वाइट लॉजिकल है कि इस पे ऐसा हुआ हो और मजबूरी में आकर के उनको ये चीजें करनी पड़ी हो। और साथ ही साथ ये भी था कि वहां पर बहुत ज्यादा इसके ऊपर एहतजाज चल रहा था। 2006 में कतीफ में एक लड़की का रेप हुआ था। कोई 7-8 शिया लोग थे जिन्होंने मिलकर के रेप किया था। तो उसमें लड़की को भी जो है कोड़े लगाने के फैसले दिए गए थे। उसके बाद से ही इस चीज के ऊपर एहतजाज शुरू हुआ था, क्योंकि वो लड़की जिस ड्राइवर के साथ निकली थी, उस ड्राइवर ने ही वहां पर टिप लेकर के उन लड़कों को उस लड़की के पास बुलाया था, और उसके बाद उस लड़की का रेप हुआ था। तो तब से वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर औरतों का एहतजाज भी चल रहा था कि हमें ड्राइविंग के राइट्स चाहिए। और बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां पर हमारे घर में अगर ड्राइवर ना हो और इमरजेंसी आ जाए, तो हम उस इमरजेंसी में कैसे ट्रेवल करेंगे। बहुत रीजंस हो सकते हैं, किसी को हार्ट अटैक आ गया, कुछ हो गया और उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो हमें वो राइट्स चाहिए। और बहुत सारी औरतों को तो ड्राइविंग आता भी था, वो बाहर के स्टेट में जाकर के उन्होंने ड्राइविंग सीखा हुआ था, बट ये है कि सऊदी अरब में लाइसेंस नहीं इशू हो रहा था, जो कि इन्होंने शायद मेरे ख्याल से 2017 या 18 से स्टार्ट कर दिया। जी मैम, आप म्यूट हैं। फिर खुल जाती हूँ। हाँ, मैं म्यूट हूँ, अब खुल गई मेरा माइक। एक तो इसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो कंपल्शन है उसका बड़ा रोल है, क्योंकि ऑयल इकोनॉमी जब कोलैप्स करेगी, किसी दिन करेगी, और दुनिया ऑयल के अल्टरनेटिव्स ढूंढ रही है हर जगह। तो अब तो सऊदी अरेबिया भी सोलर पावर हार्नेस करने लग गया है, realizing that oil is not going to be indefinite. I believe they're doing solar power generation on a significant scale under Mohammed bin Salman. Am I right?
तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का तो समझ आता है, ये कंपल्शन है ही उनकी. इन दिस, कुड यू एक्सप्लेन टू मी कि यूएई कैसे लीडर बन गया एक खुले लाइफस्टाइल का? क्या था यूएई के रॉयल फैमिली में जिसने इस्लाम को दरकिनार करके, दरकिनार बिल्कुल तो नहीं किया, अभी जैसे पहला मंदिर शायद खुलेआम बना है, पहले इतना छोटा सा टाइनी सा कहीं हिंदू इलाके में जहाँ रहते हैं हिंदू, वहाँ एक छोटा सा श्राइन मिल जाए, वो भी चुपके और चोरी चोरी, अब खुल के बन रहा है. बट अदर देन दैट, ये जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल का आधार लेकर सारी फ्रीडम्स जो वेस्टर्न कल्चर में होती हैं, जिसमें पब्स भी हैं, जिसमें जो भी अय्याशी वेस्ट की है वो सब है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी वर्ल्ड क्लास है. ये यूएई में क्या कारण था that it became a leader and the others are finding it hard to do so? यूएई की जो हिस्ट्री है उसमें शुरू से ही देखा गया है कि उसने इस्लाम को प्रायोरिटी नहीं दिया. यूएई उसके छोटे छोटे अलग अलग प्रिंस जो 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 निज़ाम है यूएई का, उसमें वो अपना एक किंग चूज कर लेते हैं, और बाकी जो छोटे छोटे जो उनके जो क्या बोल सकते हैं हम, एक तरह से काउंटीज हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं. तो उन्होंने कभी भी इस्लाम को प्रायोरिटी नहीं दिया और बहुत खुले दिमाग से उन्होंने सोचा. सऊदी के साथ मजबूरी ये है कि सऊदी अरब ने जो सऊदी अरब को बनाया है, वो बनाया है मक्का और मदीना की कस्टोडियनशिप के ऊपर में. तो वो कभी भी इस्लाम के ऊपर खुला मतलब अटैक नहीं कर सकते, या मैं ये कह सकता हूँ कि इस्लाम से पीछा नहीं छुड़ा सकते. सऊदी का आगाज 1932 में हुआ है, और इसकी जो 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 जंग वो लोग उन लोगों ने शुरू किया था इसके ऊपर, वो लगभग समझिए कि 1903 या 1902 से स्टार्ट कर दिया था सऊदी के जो भी स्ट्रगल था उसका. तो उस वक्त में उनका जो प्राइमरी टारगेट था वो था कि उन्हें मक्का और मदीना की कस्टडी लेनी थी, क्योंकि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है, अगर आप देखेंगे कि जैसे ही 1932 में सऊदी अरब बना है, उसके बाद से लेके 1938 तक में उनका पूरा का पूरा सोर्स ऑफ इनकम ये जो हज और उम्रा होता है वहीं से था. जब 1938 में फर्स्ट टाइम अमेरिकन ऑयल कंपनी के साथ में इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, और फिर फर्स्ट टाइम वहां पर ऑयल डिस्कवर होता है, देन उसके बाद अरामको की इस्टेब्लिशमेंट होती, तब जाकर के इनकी जो इकोनॉमी है वो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट हो. उससे पहले इनकी जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से मक्का और मदीना की जो कस्टोडियनशिप है उसके ऊपर डिपेंडेंट थी. और इस्लाम की हिस्ट्री में जितने भी वार्स हुए हैं, वो ज्यादातर वॉर मक्का और मदीना की कस्टोडियनशिप को लेने की वजह से हुए. आज भी ईरान जो क्लेम करता है, हालांकि ईरान इतना रिच सोर्स है ऑयल का, बट वो क्लेम यही करता है कि उसको मक्का और मदीना की कस्टोडियनशिप चाहिए. क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वहां से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू ये लोग जनरेट करते हैं. तो इस चीज के ऊपर सऊदी अरब शुरू से ही इस्लाम के साथ जुड़ा हुआ है, और उसकी मजबूरी है, वो उसको पूरी तरह से कभी भी मतलब इनकार नहीं कर सकता या खुल करके इसका विरोध नहीं कर सकता. इनफैक्ट कि जब मैं रियाद में था, और मैं उसी जगह पर था जहां से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का आगाज हुआ है, दरिया उस जगह को कहते हैं. तो वहां पर मेरी एक स्कॉलर से मुलाकात हुई थी, चूंकि मैं फिक़ा में मैंने बहुत स्टडी किया है और इस्लाम को बहुत अच्छे से पढ़ा है मैंने, कुरान और अरबी इन सब चीज़ों की समझ ली है. तो वहां पर जब मैं इसको पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, तो जब मेरी किसी एक स्कॉलर से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसे कम से कम 100 से ज्यादा बड़े स्कॉलर्स हैं जो अचानक से गायब कर दिए गए. क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ के निज़ाम के खिलाफ बोला, या किसी ने थोड़ा सा इस्लाम के अंदर रिफॉर्म लाने की कोशिश की, तो वो फिर वहां से गायब ही कर दिए जाते हैं, उनका मर्डर हो जाता है, खत्म कर दिए जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है. ऐसे वहां पर बहुत सारे केसेस है. यूएई के साथ ये बंधन नहीं था. उसका जो मामला था, यूएई को देख लें, बहरीन को देख लें, बहरीन के भी जो मामला हैं वो बिल्कुल यूएई के जैसे ही हैं. तो उनके साथ ये बंधन नहीं था कि उनको इस्लाम से ही जुड़े रहना है. इसीलिए उनको अपने आप को चेंज करने का, अपने आप को बदलने का, अपने आप को प्रोग्रेसिव दिखाने का, अपने आप को मॉडर्न करने का एक उनके पास कह सकते हैं कि बहुत अच्छा ऑप्शन था. सऊदी के साथ मसला ये है कि वो कोई भी डिसीजन लेंगे तो पूरी दुनिया के मुसलमान फिर चिढ़ जाते. जैसे अभी MBS ने जो एक डिसीजन लिया है मोहम्मद बिन सलमान ने, माइक से अजान की आवाज को रिड्यूस करने का, इस पे पाकिस्तान के लगभग 10 एक मौलाना का मैं फतवा देख चुका हूं, जो कि सब उसको कुफर का फतवा दे रहे हैं बैठ करके.
जी मैम। कुफ्र का फतवा तो दिया, पर सर तन से जुदा का फतवा देने की तो हिम्मत नहीं है। ये सर तन से जुदा का फतवा इन लोगों ने एक मोनोपोली बनाया हुआ है कि इसमें दो कैटेगरी को लाते हैं। इसमें एक कैटेगरी तो है जो मुर्तदीन है, जो इस्लाम से फिर चुका है, जो अपने आप को एक्स मुस्लिम बोल रहा है, जो इस्लाम के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा है। और दूसरा कि जिसने भी रसूल अल्लाह जो प्रॉफिट हैं उनके लिए कोई भी बुरा अल्फाज इस्तेमाल किया, जिसको ब्लास्फेमी कहते हैं। और पाकिस्तान में जो ब्लास्फेमी एक्ट है, हमने देखा हुआ है इवन के जो अभी वहाँ के एक मिनिस्टर थे सलमान, उनके साथ जबकि उन्होंने कुछ कहा भी नहीं था, सिर्फ सपोर्ट किया था, तो उनके साथ कितना बुरा सलूक किया गया। और ऐसे हिस्टोरिकली आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको सर तन से जुदा था। और अभी जो हम यहाँ पर नुपुर जी का जो फेस कर रहे हैं मामला, कि उनके पीछे भी सारे के सारे लोग आ रहे हैं, डेथ थ्रेट दिए जा रहे हैं उनको, गलाजत की बातें की जा रही हैं उनके साथ में। तो ये इन्होंने मोनोपोली बना के रखा है दो चीजों के ऊपर में, कि अगर आपने इस्लाम छोड़ दिया और इस्लाम पे क्रिटिसाइज शुरू किया तो सर तन से जुदा, और फिर अगर आपने प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर कोई एतराज किया तो सर तन से जुदा। जी मैम। नहीं, पर नूपुर ने तो कोई एतराज भी नहीं किया। उसने तो सिर्फ यही कहा कि पैगंबर साहब की शादी आयशा से 6 साल की उम्र में हुई और फिर 9 साल की उम्र में उनका कंसुमेशन। अब ये तो उनके खिलाफत की बात ना हुई, ये तो फैक्ट है जो मानते हैं मुसलमान भी, उनके सोर्सेस भी, उनके मूल ग्रंथ भी। मुझे असल में समझ नहीं आया, क्योंकि बीजेपी की जो पॉलिसी रही है, बहुत संयम से नपे तुले शब्दों में बात करते हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन इस्लाम को लेके। और आरएसएस ने तो आपने देखा कैसे दबे हुए मोहन भागवत जी ने भी दे दिए। तो नुपुर शर्मा के पीछे क्यों पड़ गए? इज इट जस्ट टू ह्यूमिलिएट बीजेपी मोदी कि नाउ विल गो फॉर यू, नॉट सम स्मॉल फ्राई लाइक कमलेश तिवारी, अब आपकी बारी? Is that what the message is? It's very puzzling to me because she said nothing that can be considered बेअदबी. Tell me, what do you think? एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छी बात कही, और मैं भी आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ कि एक्ट इन्होंने ब्लास्फेमी एक्ट जो बनाया हुआ है, जैसा मैंने कहा कि अगर इस्लाम के ऊपर आप कोई भी क्रिटिसाइज करें, इनफैक्ट के क्रिटिसाइज तो छोड़ दीजिए, आपने कोई फैक्ट है, वो फैक्ट है, जो वो चीजें लिखी हुई हैं हदीसों के अंदर में कि प्रॉफिट मोहम्मद मैरिड आयशा एट 6 एंड कंसमेटेड हिज मैरिज एट 9। तो जो चीजें लिखी हुई हैं अगर आप उस पर भी डिस्कस करें तो भी इनके जो उलमा हैं या फिर इनके जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो उसको ब्लास्फेमी बना देते हैं, और उसके बाद फिर उस पर अटैक करना शुरू करते हैं। पहले वर्बली शुरू करते हैं, फिर उसके बाद उसको इतना परेशान कर देते हैं कि बंदा फिर तंग आ जाए, या फिर उस पर डेथ थ्रेट, या फिर बहुत जगह पर तो हमने देखा है मशाल खान के एग्जाम्पल में कि जान से मार ही दिया जाता है। तो ये जो एक मोनोपोली है वो कुछ इसलिए है क्योंकि मैंने जहां तक समझा है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कि इन्हें लगता है कि अगर ये सच्चाई आम लोगों के सामने आ गई, लोगों ने पढ़ लिया, तो फिर तो बहुत मसला हो जाएगा, आम लोग भी सवाल करना शुरू कर देंगे। और हदीसों के अंदर और जो इस्लाम जिसको पेश किया जाता है उसके अंदर तो ऐसी ऐसी बातें हैं जो बहुत ही एंटी सोशल हैं, अनसाइंटिफिक हैं, इलॉजिकल हैं, अनएक्सेप्टेबल हैं आज के टाइम में। तो उन सब चीजों को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? अगर 10 आदमी खड़ा होकर आपसे सवाल करेगा तो 10 को तो जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर कोई पहला सवाल कर रहा है तो पहले को ही ऐसे डरा दो या उसको खत्म कर दो ताकि कोई दूसरा सवाल ना करे। तो ये एक चीज है जिसकी वजह से इस्लाम, एक इजिप्ट के एक स्कॉलर थे, मुझे उनका नाम अभी फिलहाल नहीं याद आ रहा है, तो उन्होंने कहा था कि इस्लाम जो सरवाइव किया है वो सिर्फ और सिर्फ अपने एपोस्टोसी लॉ की वजह से, कि इसने जो एक लॉ बना के रखा है कि अगर आप एपोस्टेट बनेंगे तो आपको मार दिया जाएगा, इसकी वजह से इस्लाम आज तक सरवाइव किया, अदरवाइज इस्लाम सरवाइव नहीं करता। और मैं इस पे पूरी तरह से मुत्तफिक हूँ इस बात पर। नहीं, वो आपकी बात सही है, आई डोंट डिसएग्री दैट, एक्सेप्ट जो नुपुर ने कहा, मुझे हैरत उस पे है। टू माई माइंड आई सी अ कैलकुलेटेड मैसेज टू बीजेपी लीडर्स, क्योंकि बीजेपी लीडर्स या नुपुर भी बहुत नपे तुले शब्दों में इस्लाम की बातें करते हैं। ऐसा नहीं है जिस तरह कई हमारे आज के दिन चैनल्स चल रहे हैं जहां इस्लाम पे लेसन्स भी दिए जा रहे हैं और प्रॉफिट की जीवनी भी बताई जा रही है डिटेल में,
कोट करते हुए कुरान को, हदीस को, शरिया को, फलां को, ढिमका को, मतलब सब कुछ खुले आम चर्चाएं हो रही हैं हिंदुओं द्वारा। और उस लिहाज से नूपुर ने तो कुछ कहा ही नहीं। टू माय माइंड दिस इज एक्चुअली टू spit on BJP's face. It's a message to the high command of BJP कि तुमको भी अगर जरा भी लाइन से तुमने हटने की कोशिश की तो यही तुम्हारा हश्र। Because why would they go after Nupur otherwise? It really befuddles me because she's done nothing. अगर उसने कुछ सही में उपद्रवी बात कही होती, और उपद्रवी बातें बहुत से लोग कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, उसने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं। एंड इट वाज एक्चुअली इन सेल्फ डिफेंस। उन्होंने कुछ हिंदू देवी देवताओं पे टीवी डिबेट में मुस्लिम पैनलिस्ट ने कहा, तो उसने कहा मैं भी अगर कहूं कि आपके पैगंबर ने वगैरह वगैरह, ये तो कोई बात ही ना हुई। और वो भी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को टारगेट कर रहे हैं। ये इट्स बियॉन्ड माय कॉम्प्रिहेंशन ना। अगर आपको कभी समझ आ जाए तो बता देना, परंतु नाउ लेट्स गेट बैक टू नहीं, इस पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा मैम, एक बात जी, जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली क्या है कि मुस्लिम्स के दिमाग में शुरुआत से एक फिगर बना हुआ है बीजेपी को लेकर के या नरेंद्र मोदी को लेकर के, वो बहुत ही नेगेटिव है। और वो उस चीज को, इनफैक्ट कि मैं आपसे बता रहा हूँ कि आज से करीब 10 साल पहले मेरे दिमाग में भी कुछ ऐसे ही मामला थे, और ऐसे ही लगता था कि शायद बीजेपी या नरेंद्र मोदी या इस तरह की बातें जो हमारे सामने पेश की गई थी, दूसरी मीडिया जो है जो उनके खिलाफ बातों को पेश करती, तो मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रखता था। लेकिन धीरे धीरे करके जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, और वहां से फिर मैंने देखा कि कितना बड़ा बदलाव आया हिंदुस्तान में, और कितने अच्छे तरीके से इन सब चीजों को डील किया जा रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है, हम लोग बहुत सिक्योर फील कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि 2012 में मैं मुंबई गया था, और जब मैं वहां मुंबई गया था तो मैं वहां CST स्टेशन से क्रॉस कर रहा था, और मुझे उस वक्त में सिर्फ वही हादसा याद आ रहा था 2008 में जो अटैक हुआ था। और अपने आप में हम लोग एक डर फील करते थे कहीं निकलने में कि हाँ भाई हम बस में चल रहे हैं या कुछ भी है। सरोजनी नगर में जो ब्लास्ट हुआ था उस वक्त में मैं उससे बहुत दूर नहीं था, मैंने ब्लास्ट की आवाज भी सुनी थी। तो इस तरह के मामलात को आदमी बहुत डर से जी रहा होता। लेकिन जब से 2014 में एक सरकार आई, उसके बाद से हम अपने आप में एक सिक्योरिटी फील करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम सिक्योर हैं, हम बाहर जाते हैं, हमारे घर के लोग इत्मीनान रखते हैं कि हाँ ये बंदा बाहर गया है तो वापस आएगा, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें हमने खुद ऑब्जर्व की। ये चीजें पता नहीं क्यों, किस वजह से मुसलमान बिल्कुल आंखें बंद करके रखते हैं, इस चीज को देखना नहीं चाहते। और थोड़ा भी उनको मौका मिलता है बीजेपी के ऊपर या बीजेपी के लीडर्स के ऊपर कुछ ऐसा कमेंट करने का या अटैक करने का, तो वो पीछे नहीं हटते। इसको लीड कर रहे हैं उनके जो लीडर्स हैं, इसको लीड कर रहे हैं उनके जो उलमा इमाम हैं, और ये लोग बिल्कुल आंख बंद कर लेते हैं उस जगह पर। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है मुसलमानों के साथ। नहीं, मेरा ये मानना है, माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, given my experience of having investigated many Hindu Muslim जिनको राइट्स कहा जाता था, बहुत से मैंने पर्सनली इन्वेस्टिगेट किए हैं while the killings were going on। तो मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी शिकायत मुस्लिम नेताओं को ये है कि भाजपा कहीं भी दंगे नहीं होने दे रही, हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होने। कांग्रेस इनके साथ मिलके, और देखिए विक्टिमहुड नैरेटिव के लिए, और विक्टिमहुड नैरेटिव इज एसेंशियल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, वेयर दे आर इन अ सपोज्ड माइनॉरिटी से जब मेजॉरिटी बनना है तो एक सबसे बड़ा हथियार है victimhood narrative to put the majority on the defensive all the bloody time। तो exactly। जहाँ कांग्रेस जब राज था वो सेक्युलरिज्म का मास्क पहन के ऐसे धुनाई कर देते थे। इन्होंने जरा सा छेड़ा नहीं दंगा अगर कहीं भी मुस्लिम कम्युनिटी में, जहाँ मेरठ में ही देखिए, इट स्टार्टेड विद आई थिंक एक डॉक्टर के, कम्युनिस्ट पार्टी के थे वो डॉक्टर, बाय द वे,
उनके इकलौते बेटे की वो कार में जला के जिंदा मार दिया। और फिर इतना रिटेलिएशन हुआ मेरठ में कि कई साल तक उनको बैठना पड़ा, मेरठ में, हाशिमपुरा में वगैरह वगैरह। कांग्रेस यूज्ड टू गिव इट टू देम स्ट्रांग, गुड एंड प्रॉपर। गुजरात में भी यही होता था, 6-6 महीने कर्फ्यू होता था कांग्रेस के प्रशासन में। परंतु इनको दंगे करवाने वाली पार्टी पसंद है। भाजपा का सबसे बड़ा इनको जो खतरा है, ये दंगे ही नहीं होने देते। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी तो ही इज बेंडिंग हिमसेल्फ बैकवर्ड, सबका साथ, सबका विकास, सबका। अब वो सबका साथ सब वो कर भी रहे हैं। हर लाभार्थियों की स्कीम में मुसलमान पहले खड़े मिलते हैं। 100 में से कम 40-50% मुस्लिम होंगे। किसी भी हाउसिंग स्कीम ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, कुछ भी, दे आर द फर्स्ट वंस बिकॉज दे आर अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी। सब ले रहे हैं। तो ये उनको सूट नहीं करता कि यहाँ आपको बराबर से ज्यादा हक मिल रहे हैं। ये नैरेटिव बन नहीं पा रहा, तो इसलिए झूठ का इस्तेमाल करके इस पार्टी को, अब जैसे आरएसएस, आप देखिए किस तरह के बयान आ रहे हैं, झुके हुए बिल्कुल। फिर भी आरएसएस हिंदुत्व फासिस्ट, वो दे कांट गिव अप, क्योंकि हिंदू शब्द भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है, हिंदू शब्द आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ है। हिंदू शब्द से नफरत करना अति आवश्यक है, नहीं तो हमें काफिर कैसे कहेंगे। अगर हम अच्छे दिखने लग गए, हिंदू बुरे नहीं है, इनके साथ जिया जा सकता है, ये कहीं गलत फहमी से भी ना आ जाए ख्याल किसी मुसलमान बच्चे को या नवयुवक को, ये इसका इंतजाम है। सो टू माय माइंड इट्स वेरी वेल प्लान्ड। और जिन राणा अय्यूब की आप बात कर रही थी, उसमें कौन सी इस्लाम की बात है? यू थिंक उसका लाइफस्टाइल शरिया सपोर्ट करता है? अय्याश, डेकेडेंट, टोटली। मैं तो कहती हूँ उस पे तो शरिया लगना ही चाहिए। ऐसी महिलाओं पे तो शरिया लगना ही चाहिए। इनको तो बुर्के में, निकाब में, मैं तो चाहती हूँ देखूं, ताकि इनकी शक्ल ना देखनी पड़े और इनकी जबान ना सुननी पड़े, इतना जहर उगलती है। बट इट्स नॉट, इट इज अ पॉलिटिकल मुस्लिम लाइक जिन्ना। शी इज नॉट रिलीजियस इन द सेंस, शी इज नॉट विलिंग टू। जिन्ना साहब भी पोर्क खाते थे, शराब पीते थे, सब अय्याशी करते थे। कोई भी चीज नहीं है जो वो नहीं करते थे, जो बैंड है इस्लाम में। तो ये भी जिन्ना साहब के तर्ज पे सारी एक पूरी फौज हमारे देश में इकट्ठी हुई है, जो ऊपर से लिबरल लाइफस्टाइल लगता है तो हिंदुओं को गलत फहमी लग जाती है कि ये भी हम जैसे हैं, पर हम जैसे है नहीं। अच्छा, तो दैट टू माय माइंड। अब यूएई पे आते हैं 1 मिनट, और फिर जाएंगे वापस हम सऊदी पे। आपने सही कहा कि वहां की रिजीम जो है, रॉयल फैमिली, उसने कभी भी उस तरह से वहाबी इस्लाम के साथ रिश्ता नहीं रखा, जो बुनियाद है, फाउंडिंग रॉक है सऊदी अरेबिया की रॉयल्टी की। इनके बगैर इनकी एक अमेरिका एक तरफ और वहाबी इस्लाम, ये दो है ना फाउंडिंग रॉक्स इनके लिए। एम आई राइट? राइट। ओके, नाउ बट यूएई में भी अरब रेसिज्म तो कम नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तानियों को बहुत से हक नहीं है जो हिंदू को तो छोड़ो, पर मुस्लिम्स भी जो सब कॉन्टिनेंट से जाते हैं एज लेबर क्लास स्पेशली, दे आर नॉट ट्रीटेड लाइक नॉर्मल इक्वल ह्यूमन बीइंग। कहते हैं ना, इस्लाम तो इक्वालिटी का है। मुझे तो जो कहानियां सुनने को मिलती हैं, जो दुबई में भी या कतर में तो खैर होता ही है, बट इनके जो लेबर कैंप्स हैं, और दूसरा, कोई इंडियन बिजनेसमैन इवन टुडे कैन नॉट सेट अप अ बिजनेस ऑन हिज ओन इन दुबई। यू हैव टू हैव अ पार्टनर हु इज एन अरब। एम आई राइट? जी मैम। तो इसका मतलब अरब रेसिज्म बरकरार है, इस्लाम उतना वहां स्ट्रांग नहीं है, पर वहां पे भी अभी हाल ही में पहला मंदिर हिंदुओं को बनाने दिया गया। जी So how do you bring the two together?
अरब रेसिज्म तो उनके अंदर है, वो ट्राइबल लोग हैं शुरू से ही, उनकी जो हिस्ट्री है। म्यूट म्यूट कर लें मैम आप जी। उनकी जो शुरुआत से जो हिस्ट्री है वो ट्राइबलिज्म की ही हिस्ट्री है, और साथ ही साथ जो लफ्ज होता है अरब, उसके मानी वो लोग अपने आप को जानकार कहते हैं, यानी दे आर द पीपल हु नो एवरीथिंग। और उसके मुकाबले में वो आजम लफ्ज का यूज करते थे वो लोग जो अज्ञान हैं, जो जिनके पास बुद्धि नहीं होती है। तो मोस्टली वो फारसियों के साथ उस टाइम में जब उनका इंटरेक्शन होता था तो उसके लिए वो आजम यूज करते थे। एक बहुत ही अच्छी किताब है जो मैंने पढ़ी थी कुछ सालों पहले, 2 सेंचुरीज ऑफ साइलेंस, 2 कर्ण सकूत। उसमें फारस की पूरी हिस्ट्री को बयान किया गया कि किस तरीके से 651 में फारस के ऊपर अटैक किया गया है और अगले 200 साल में फारस को नस्तोनाबूद किया गया, वहाँ के इतिहास को बदला गया। तो उसमें भी आप जो मैंने पढ़ा उसके अंदर में, तो उसमें भी यही बातें बताई गई कि अरब जो है वो बहुत हकारत की नज़र से देखते थे फारस को, बहुत मजाक उड़ाते थे। और अरबी जबान जो है वो फारसी जबान से बहुत ज्यादा मैच करती है, लेकिन फारसियों की जो जबान है वो बहुत प्यारी जबान है, वो बहुत अच्छे अंदाज में बात करते हैं। अरब जो है वो हर चीज को अंदर से खींचते हैं, यानी अंदर से अल्फाज निकालते हैं, पेट से जो है उनकी आवाजें निकलती है। वो उनकी जो एक खुसूसियत है बोलने की, चिल्ला के बात करना, तेज बात करना, इस तरह की खुसूसियत होती। तो वो उसकी वजह से दुनिया को बहुत नीची निगाह से देखते थे, उनको लगता था कि वही सब कुछ है। वो चीजें आज भी वहां पर नजर आती हैं। इवन के जो हम जाते हैं इंडियन पाकिस्तानी वहां पर, तो वो हमें भी उस तरह का वैल्यू नहीं दिखाते। तो हैं कि सारे मुसलमान एक हैं, नमाज में सब खड़े हो जाते हैं एक साथ, लेकिन कई जगहों पर हमने देखा है कि हमसे ज्यादा वेस्ट के जो लोग हैं, व्हाइट स्किन लोग हैं, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, उनको अलग, उनके लिए अलग ट्रीटमेंट होता है। या फिर जो अरब जीसीसी के अंदर जो लोग आते हैं, जो अरबी लोग हैं, उनके साथ अलग तरीके से पेश किया जाता है। और हमारे साथ जो मामला होता है, हमें लेबर क्लास समझा जाता है, अलमिस्कीन कहा जाता है, गरीब लोग हैं, गुरबा लोग हैं, ये काम करने आए हैं, इस तरह से समझा जाता है। तो बहुत ज्यादा हमें इज्जत नहीं देते हैं, और इसकी वजह वही है कि वो शुरू से ही उनके अंदर ये चीजें, प्राउड नेचर है, बोस्टिंग नेचर है उनका, शुरू से इस तरह के एटीट्यूड को वो रखते आए हैं। मतलब मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी है उसमें, और देखे ना कि आप ये जो इसने मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब और सऊद, मोहम्मद इब्न सऊद ने जो सऊदी अरब को बनाने की जो एक इक़्तिदाम शुरू की थी, वो भी इसी वजह से थी क्योंकि जो मक्का और मदीना हिजाज था उसके ऊपर तुर्कियों का जो है कब्जा था। मक्का और मदीना के कस्टोडियन तुर्की बने हुए थे और तुर्की अरब नहीं थे, और ये कभी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते कि हमारे ऊपर कोई कोई गैर अरब मुसल्लत हो जाए, जिसको ये अजम कहते हैं। इसकी वजह से कितने बड़े पैमाने पर खूना जंगी हुई है, कितने लोगों को मार दिया गया इस्लाम और गैर मुस्लिम बना करके। लेकिन ये है इनके नेचर में। जी मैंने पहली बार ये देखा है लाइव करते हुए। स्कैन रिपोर्ट आई, थ्रेट डिटेक्टेड, ब्राउजर रीस्टार्ट इज नीडेड टू रिमूव सर्च हाईजैकर्स। तो एडमिन जी, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा है, प्लीज टेल मी व्हाट आई शुड डू। क्लोज, स्किप और रिमूव मैन्युअली। प्लीज टेल मी, आई एम नॉट टचिंग इट टिल आई गेट सम इंस्ट्रक्शंस बिकॉज दिस इज वेरी वरीसम। और पहली बार ये देखा, इसलिए मैं थोड़ी पजल्ड। नाउ अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। अगर आपने स्वयं माना कि they don't treat Indian Muslims, Pakistani Muslims. Actually, Indian Hindus, if you ask me, my sense was, except if they are from the labor class. लेबर क्लास के जो बेचारे हिंदू मुसलमान जाते हैं, वो तो सभी एक ही जैसा ट्रीटमेंट पाते हैं। सऊदी अरब में मुझे याद है, ऐसी जो बाजार में हम गए तो वहाँ बहुत से स्ट्रीट वेंडर्स थे, मुसलमान, इंडिया के या पाकिस्तान के। तो उनसे जो बातें हुई तो साफ जाहिर था कि बहुत ही दहशत में पुलिस किस तरह आके जब्त कर लेती है। यहाँ भी होता है, दिल्ली में भी पुलिस आती है, जब्त कर लेती है अगर इलीगल है वेंडर, ये वो, वहाँ भी दहशत है। बट यहाँ लड़ाई कर सकते हैं पुलिस के साथ, आप कोर्ट में जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। वहाँ कोई रास्ता खुला ही नहीं।
लेबर यूनियन, यहाँ वेंडर्स यूनियन बना सकते हैं, कोई ना कोई पॉलिटिशियन आपके साथ खड़ा हो जाएगा वगैरह वगैरह। पुलिस को ब्राइब कर सकते हैं, ब्राइब तो शायद वहां भी करते हो। बट जिस दहशत में मैंने गरीब छोटे छोटे वेंडर्स को सऊदी अरब में ऑपरेट करते देखा, it gave me an idea that Islam gives them really no protection. On the other hand, अगर आप दुबई भी जाएंगे, जो बहुत ही खुला और वेस्टर्नाइज लाइफस्टाइल, मॉल्स और एंटरटेनमेंट पार्क्स और क्या क्या नहीं वहाँ पे। But I'm surprised to find, I've always been surprised to find that the liveliest part of the city is always the Indian neighborhood, जहाँ हिंदुस्तानी लोगों की दुकानें हैं, वहाँ रहते हैं। वो इट्स द मोस्ट वर्सेटाइल, इट्स द मोस्ट लाइवली, इट्स द मोस्ट ब्राइट। आपको सड़क पे चलते लोग दिखेंगे। बाकी दुबई में तो कोई सड़क में चलता दिखता ही नहीं है। केवल जहाँ हिंदुस्तानी रहते हैं और उनकी दुकानें हैं, उनका उनका सारा कलरफुल माल बिकता है, वहाँ हिंदुस्तानी खाने मिलते हैं। They were the most lively parts of Dubai, and so also I think in some ways दो उस तरह का concentration मैंने जिहाद में जद्दा में नहीं देखा या सऊदी में और जगह नहीं देखा। But would you agree? वो मैंने भी इसको ऑब्जर्व किया हुआ है। और एग्जैक्टली इवन कि मैं जब सऊदी अरब में था, हालांकि दुबई में तो मैं ज्यादा दिन नहीं रहा, लेकिन सऊदी अरब में मैंने काफी वक्त गुजारा है और अलग अलग सिटीज में रह चुका हूँ मैं, दम्माम में, जद्दा में, रियाद में, ताइफ में। तो इतने सारे सिटीज में रहने में मैंने ये चीज देखा है कि जो हिंदुस्तान के लोग होते हैं, जैसे रियाद का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हारा एक जगह है जहाँ पर सारे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी लोग इकट्ठा होकर रहते हैं, वहां पर अरबी लोग बहुत कम हैं। तो वहाँ का जो माहौल होता है वो बहुत अच्छा माहौल होता है। लोग बाहर सड़कों पे रात में घूम रहे हैं, निकल करके फिर रहे हैं, पुलिस की भी गश्त कम होती है वहाँ पर। और वैसा नहीं होता जैसे अगर आप किसी अरबी के एरिया में चले जाते हैं, जो अरब लोकेलिटी है, अरब नेबरहुड है, तो वहां पर एक अजीब सा माहौल होगा। चारों तरफ सन्नाटा रहेगा, लोग नजर नहीं आएंगे। नमाज का अजान होगा तो ठीक है, 4 लोग निकल के चले गए, फिर लोग चले गए घरों के अंदर, सड़क पे कोई फिरता हुआ नजर नहीं आएगा। तो वो तो मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है, क्योंकि हमारा एक हिंदुस्तान का जो माहौल है इंडिया का, तो उसमें हम लोग बाहर निकलते हैं, फिरते हैं। घरों में रहना अच्छा लगता है, लेकिन बाहर निकलना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि हम बाहर निकलें, दोस्तों के साथ उठे बैठे मिलें। तो ये चीज दुबई में भी आपने देखा तो सही देखा, मैंने भी देखा है, और सऊदी अरब के अंदर भी ये चीजें हर जगह नजर आई हैं। खास करके रियाद जैसे बड़े शहर में मैं बता रहा हूँ कि ओलैया स्ट्रीट है, जो कि काफी फेमस है वहां पर, और काफी लोग जाते हैं वहां घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो वहां पर भी अरबियों, पहले जब मैं शुरुआत में जाता था वहां 2008 में, वहां पर अरबियों की तादाद बहुत ज्यादा होती थी। तो अजीब सा फील होता था, जैसे कि वो आए, गाड़ी से उतरे, गए अंदर, कॉफी लिया, फिर गाड़ी में चले गए, बैठ गए, और कुछ ऐसा माहौल नहीं है कि लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बाद में धीरे धीरे करके वहां पर इंडियन पाकिस्तानी भी जाने लगे, तो वहां का माहौल ही बिल्कुल बदल गया। 2011 के आसपास की बात मैं कर रहा हूँ कि 3 साल के अंदर मैंने काफी बड़ा बदलाव देखा था वहां पर। तो एक अलग ही माहौल था। तो ये तो मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इस चीज के बारे में। 2 और सवाल हैं और फिर हम कुछ ले लेंगे अगर सुपर चैट में सवाल जवाब हैं तो। एक तो बहुत डिस्टर्बिंग रिपोर्ट, एक वीडियो देखी, कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी कि कैसे अरबी पुरुष अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, वहां पे जाहिर है यूनिवर्सिटी में जाएंगे या प्रोफेशनल्स में जाएंगे, दे इंटरैक्ट फ्रीली विद वेस्टर्न वुमेन और उनके साथ फिर बच्चे भी हो जाते हैं। पर बच्चे हो जाते हैं तो बहुत से उनको वापस नहीं लेके आते। स्त्री को वहीं छोड़ा, अपनी लवर को वहीं छोड़ा, बच्चे के साथ, शी इज लेफ्ट हैंडलिंग द बेबी, and there are large number of abandoned Arab children. एक तो मुझे पजलिंग ये लगा कि भाई तुमने अफेयर किया, बच्चा भी किया, तो नॉर्मल तो रिएक्शन होता है ना किसी भी मुसलमान का, चलो इसको कलमा पढ़वाओ, इसको बुर्का पहनाओ और ले चलो साथ में, पर लेके नहीं जाते। इज इट बिकॉज वेस्टर्न वुमेन आर नॉट विलिंग टू कम एंड लिव देयर? और फिर वो मूर्ख स्त्रियां अफेयर क्यों करती हैं जब पता है
शादी होने की संभावना नहीं, चलो अफेयर भी क्या, बच्चे क्यों पैदा करती हैं। हैरत हुई कि एक काफी बड़ा तबका अमेरिका में, यूरोप में है, अबैंडन्ड अरब चिल्ड्रन। are you aware of this phenomena? एक दो दफा ऐसा सुना था मैंने वहां पर कि कुछ लोगों के बारे में कि वो जैसे गए हैं वहां पर वेस्ट में और वहां पर अफेयर वगैरह किया। ये क्या है कि इस्लाम में एक कंसेप्ट है मुता मैरिज का, जो मोस्टली सुन्नी लोग तो आज उसको डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये चीजें उस जमाने में एप्लीकेबल थी, अभी नहीं है, प्रॉफिट ने प्रोहिबिटेड कर दिया था। बट शिया मुस्लिम उसको आज भी कंसिडर करते हैं, और कुछ सुन्नी मुस्लिम हैं, लाइक मौलाना मौदूदी एक गुजरे थे बहुत बड़े स्कॉलर, तो उन्होंने भी उस चीज को जस्टिफाई किया था। तो बहुत सारे लोग इस चीज को मानते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप टेम्पोरली किसी के साथ शादी कर सकते हैं कुछ वक्फे के लिए, और फिर उसको आप उस पर्टिकुलर टाइम के बाद छोड़ सकते हैं। उसमें आपके लिए कोई वो नहीं होगी, मतलब आप क्वेश्चनेबल नहीं उसके लिए, उसको बच्चा होता है नहीं होता है। तो एक इस कॉन्सेप्ट को भी मैंने देखा है कि इस कॉन्सेप्ट को बहुत सारे लोग, अरब के लोग फॉलो करते हैं। यहाँ से भी कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जो लड़कियों को ले जाया गया है और वहां पर उसको शादी करके कुछ साल रख करके इस्तेमाल करके फिर छोड़ दिया गया है, या उसको फिर जो हम लोग कहते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में उसको डाल दिया गया है। इस तरह के केसेस भी वहां पर हुए हैं। तो इसको जस्टिफाई तो वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरीके से कर सकते हैं या करते आए हैं। बट इसके पीछे हो सकता है कि वेस्ट की लड़कियां भी, जैसा आपने कहा कि शायद वो इधर ना आना चाहती हों, यहाँ का कल्चर जो है वो उनको पसंद नहीं। जाहिर सी बात है, बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है, उनको बहुत फ्रीडम है वहां पर, और यहाँ उस तरह का कोई फ्रीडम नजर नहीं आता है, तो वो शायद नहीं आना चाहती। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। मैं इसको पूरे यकीनी तौर पे नहीं कह सकता कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, लेकिन जो आपने कहा कि हाँ, मैंने सुना है ऐसी बातों को। जी। अच्छा, अब आते हैं सऊदी अरेबिया में। एक तरफ तो इस्लाम को थोड़ा खुलापन देने की कोशिश हो रही है, दूसरा जो रिपोर्ट्स वहां से आती है कि पॉलिटिकल रिप्रेशन और भी कड़ा हो गया है। जैसे खशोगी का जिस तरह मर्डर हुआ, जो कि अच्छा खासा इनके साथ, रॉयल फैमिली के साथ उसका रिश्ता था, ही वाज अ सपोर्टर, देन फॉर सम रीजन आई थिंक ओवर ट्रम्प दे फेल अपार्ट, उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो भी रहा होगा, परंतु जिस बेरहमी से वो मर्डर हुआ उसने तो सबको दहला दिया। अब सवाल ये है कि केवल खशोगी मर्डर नहीं, कि मान लीजिए वो इनर राइवलरी, इनर कुछ भी थ्रेट था उनको, मोर इम्पोर्टेंटली जिस किस्म की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सऊदी अरेबिया में हो रही है, आप इस्लाम को माने न माने, पर रॉयल फैमिली के खिलाफ, या जो मोहम्मद बिन सलमान, सलमान, हाँ, MBS, हाँ, दैट्स MBS के ऊपर छोटा सा भी सवालिया निशान नहीं लगा सकते। और कैसे सोशल मीडिया मैनेज करने की कोशिश की गई, कहीं डिसेंट की कोई संभावना नहीं है। So this is a very curious kind of a situation whereby whether you believe in Islam or not doesn't really matter to him so much, if you ask me. जो जिस किस्म की censorship की reports आ रही है, so long as you are obedient towards the royalty, don't question, and one particular segment of royalty which is in power. क्योंकि राइवल जितने भी हैं हाउसेस, इनके रॉयल हाउसेस रहे होंगे या फैमिलीज, उनको कैसे साइडलाइन किया, काफी क्या बोलते हैं, करारे चोट देके, शांति से तो नहीं हुआ वो भी। Isn't that so what you're facing in Saudi Arabia is secular repression, not so much repression for not following Islam. Is that a correct analysis? या आप कह सकती हैं, और मैं भी इस बात को मानता हूँ, क्योंकि जो हमने देखा अभी, जो मैंने कहा था आपको कि पिछला जो कोई 5-6 साल गुजरा है जब से MBS यानी 2017 में इनको डिक्लेयर किया गया है क्राउन प्रिंस। उससे पहले मोहम्मद बिन नाइफ थे,
जो क्राउन प्रिंस डिक्लेयर हुए थे, लेकिन फिर उनको सडनली जो है हटा दिया गया और उसके बाद फिर एमबीएस आए और एमबीएस के आने के कुछ ही दिनों के बाद फिर उनके ऊपर इल्जामात लग गए और उसके बाद फिर उनको नजरबंद कर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा झगड़ा था जिस वक्त में सलमान को बनाया गया था किंग, और चूंकि सलमान उस डायनेस्टी के लास्ट वारिस हैं, अब्दुल अजीज इब्न सऊद के आखिरी बेटा हैं, उसके बाद उनका कोई बेटा नहीं है, तो अब ये नीचे वाले जनरेशन में इस चीज़ को ट्रांसफ़र करना था। तो ये एक बहुत मुश्किल मरहला गुजरा था इन लोगों के लिए कि कैसे करके और किस इंसान को जो है इसकी बादशाहत की डोर मिले और कौन जो है वो हमारा क्राउन प्रिंस बने। तो इसका एक बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा था वहां पर, जिसमें फाइनली जो है मोहम्मद बिन सलमान सक्सीडेड और उसने जो है अपने आप को इस चीज में डिक्लेयर कर दिया। आज भी देखें कि आप सलमान जो हैं वो, उनके बारे में यही कहा जाता है कि उनकी तबीयत इतनी नासाज है कि वो फ्रंट में नहीं आ पाते हैं। तो जितने भी डिसीजन हो रहे हैं अभी एज अ किंग, वो हमारे क्राउन प्रिंस ही ले रहे हैं सऊदी अरब के, और उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। इनफैक्ट कि जो हौतियों के ऊपर जो अटैक हुआ है, जिसमें अभी जो एक रिस्पॉन्स अटैक इन लोगों ने किया था, जिसमें इन्होंने एलिगेशन, इन्होंने जो मतलब क्लेम किया कि हौतीज ने वहां के सऊदी के ऑयल उसके क्या बोलते हैं टैंक पे अटैक किया था और उसके एवज में इन लोगों ने जवाब में अटैक किया, तो उसमें भी जो है लीड रोल मोहम्मद बिन सलमान का ही था। और उसके अलावा जैसा कि अभी आपने कहा कि जमाल की जो हत्या हुई है, उसमें भी सीआईए ने मोहम्मद बिन सलमान को ही अक्यूज ठहराया है और पूरी दुनिया इस बात को अब समझ रही है। साथ ही साथ जो ये जो हमारे क्राउन प्रिंस थे पिछले वाले और मोहम्मद बिन सलमान के अपने छोटे भाई नवाफ, उन दोनों को जो है डिटेंशन में डाला गया, इसके पीछे भी खुद मोहम्मद बिन सलमान ही जिम्मेदार माने जाते हैं। तो ये तो है कि सऊदी अरब में आज की बात नहीं है, इससे पहले वहाँ के एक बहुत फेमस कुर्रा हैं जिनके कुरान को जो है पूरी दुनिया में सुना जाता है, सुदैस नाम है उनका, अब्दुर्रहमान अल सुदैस। तो उन्होंने एक बार जुमे के खुतबे में यहाँ के किंग यानी जो रॉयल फैमिली है उसके लिए थोड़े से कड़े शब्द इस्तेमाल किए थे, तो फौरन उनको डिटेंशन में डाल दिया गया था और कई साल उनको जो है वो डिटेंशन में रखा गया था वहां पर। तो ऐसे हादसात वहां पर अक्सर हुए हैं कि वहां के मोनार्क के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते। अगर आप उनके खिलाफ थोड़ा भी कुछ कहने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके लिए जो है फिर बहुत सख्त से सख्त सजा सुनाई जाएगी, इस्लाम से भी ज्यादा सख्त से सख्त सजा सुनाई जा सकती है। और जैसा कि आपने कहा कि क्लोज मॉनिटरिंग होता है वहां के हर चीजों के ऊपर, इवन कि आप सोशल मीडिया पे किस तरह से एक्टिव हैं या फिर आप किन लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, उन सब चीजों के ऊपर जो है मॉनिटरिंग किया जाता है। एयरपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग होती है, कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। और वो उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है कि इनके हाथों में जो कस्टोडियनशिप है मक्का और मदीना की, उससे वो बहुत फायदा उठाते हैं, वो उनके हाथों से नहीं जानी चाहिए। अच्छा, आप दो बातें जल्दी जल्दी करते हैं, फिर सवाल लेने हैं मुझे। एक तो लगता है कि जो रिफॉर्म्स आ रही हैं, women of Saudi Arabia, especially women from royal families, have seemed to have played a very important role. क्योंकि ये भागने लगी, they started leaving and living in Western countries rather than accept. और इनको रॉयल फैमिली की थी तो जाना आना तो लगा रहता था, फिर वापस आने को राजी नहीं हुई और इनका जो लाइफस्टाइल था वो फिट नहीं बैठ रहा था। It seems to me that elite women and their abandoning of the Islamic way, Saudi style, played a very important role. दूसरा, जो भी कारण हो, मान लीजिए जो ये मोहम्मद बिन सलमान MSB, इनकी 100 खामियां हैं, बहुत टायरेंट हैं, जरा भी खिलाफत नहीं झेल सकते, नार्सिसिस्टिक भी हैं, कोई और नहीं होना चाहिए। चलो कम से कम अल्लाह का हवाला नहीं दे रहे, कम से कम पैगंबर का हवाला दे के ही नहीं कर रहे। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, चल इन्हीं के माध्यम से अगरचे वो कह रहे हैं कि शरिया में बदलाव की जरूरत है, वो लाएंगे। अगर ये प्रोसेस सही में शुरू हो जाता है डिस्पाइट टेरिबल पॉलिटिकल रिप्रेशन, हाउ इज द मुस्लिम वर्ल्ड गोइंग टू डील विद इट? एक खलबली तो मची जाएगी। दे कांट इग्नोर इट, दे कैन नॉट से कि हम हज पे नहीं जाएंगे क्योंकि आपके कंट्रोल में और आप तो अच्छे मुसलमान नहीं हो। तो क्या करेंगे मुसलमान, और खासकर हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान? और इसी से जुड़ा मेरा सवाल है आपसे कि
given the very nasty role that Wahhabis have played in giving us the most noxious version of Islam. Not that Islam can be very benevolent, even at its best, but they've given us the worst and also mobilized the global Muslim community. और देवबंदी इन्हीं के भाई बंधु हैं. आपको लगता है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में तो कम से कम इन पे बैन होना चाहिए? क्योंकि हम तो सेक्युलर है. ऐसे आप इस्लाम को बैन मत कीजिए, वहाबी और देवबंदी को तो कम से कम इनको तो भेजिए पाकिस्तान. एग्जैक्टली एक्चुअली आपने जो सवाल किया उसमें पहला पहलू तो ये है कि सऊदी अरब के अंदर अगर इस तरह का रिफॉर्म आता है जो लाने की कोशिश है, तो उस पे दुनिया भर के मुसलमान किस तरह से रिएक्ट करेंगे. तो देखिए, दुनिया भर के जो मुसलमान हैं उसमें अक्सरियत जो है वो अपने अकीदे के साथ बहुत ज़्यादा मुलव्विस है. बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, जो बाहर निकलें और सबके साथ घुले मिलें. मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि आप अगर कोई एक मुसलमान रिक्शे वाला है जिसने कभी कुरान नहीं पढ़ा है, कभी हदीसें नहीं पढ़ी, उससे भी जाके अगर आप ये बात कहेंगे ना कि कुरान में कुछ चीजें बदली गई हैं, तो वो आपसे झगड़ा कर बैठेगा. वो नहीं मानेगा इस बात को कि कुरान में, वो कहेगा कि एक डॉट का भी जो है इसमें चेंजेस नहीं आए. वो ऐसे कहेगा जैसे 1400 साल पहले वो खुद एग्जिस्ट कर रहा था और उसने भी देखा था उस टाइम के कुरान को, और आज भी उसने देखा. तो इस तरह का अकीदा मुसलमानों के अंदर बहुत ज्यादा है. और ये पूरे दुनिया में, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान में है. आप मलेशिया चली जाएं, आप अमेरिका चली जाएं, और इवन के पढ़े लिखे समाज के अंदर है. मुसलमानों का पढ़ा लिखा वर्ग, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, अलीगढ़ जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके लोग निकले हैं, इंजीनियरिंग करके निकले हैं, अच्छी पढ़ाई करके निकले हैं, उसके बावजूद उनके अंदर इस तरह की सोच है. तो अगर सऊदी अरब के अंदर कुछ भी इस तरह का मामला होता है जहां पर इस्लाम को रिफॉर्म करने की कोशिश की जाए और इस्लाम की जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उनको घटा दिया जाए, जिसमें मैं कह सकता हूं कि जैसे आज के टाइम में नमाज है, रोजा है, या फिर और भी जो दूसरे इंजेंशन थे इस्लाम के, हज है, उसके ऊपर अगर थोड़ी भी लीनियंसी दिखाया जाए, उसको कम कर दिया जाए या उसके अहमियत को कम कर दिया जाए, तो विद्रोह पूरे दुनिया में हो जाएगा. इसके लिए सिर्फ सऊदी अरब के अंदर नहीं, बल्कि सऊदी अरब के अंदर तो होगा ही होगा, यहाँ बर सगीर में सबसे ज्यादा होगा और पूरी दुनिया में होगा. आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि ये जो देवबंदियत की सोच है, जो वहाबियत की सोच है, जो हिंदुस्तान में भी अपना घर कर गई है, बहुत बड़े पैमाने पर कर गई है, तो इनको बैन करना चाहिए. बिल्कुल इनको बैन करना चाहिए. मैं डे वन से इस बात को कह रहा हूं, जब से मैंने इन सब बातों को समझा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा शर है वो ये अकीदा है जो आज देवबंद इस तरह के जो दूसरे मदारिस है वो फैला रहे हैं. इन्होंने इस्लाम को, मैं मानता हूं कि इस्लाम के अंदर तो खैर है ही है बहुत सारी चीजें, इतनी ज्यादा इंतहा पसंदी किसी और दूसरे मजहब में नहीं है, लेकिन इस्लाम का भी एक ऐसा रूप पेश कर दिया है जिसमें औरतों को काले तंबू में बंद रखना, ठीक है, मर्द जो है वो आज से 1400 साल पहले की शक्ल सूरत बना के घूम रहे हैं, और उनके जिंदगी का मकसद कुछ नहीं बचा है, यहाँ से वहां बैग उठाया और चले जा रहे हैं तबलीग जमात पे यहाँ, और दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, ट्रेन में प्लेटफॉर्म पे नमाज पढ़ रहे हैं, सड़क पे नमाज पढ़ रहे हैं. उनको कोई फिक्र नहीं है कि दुनिया कैसे कर रही है, उनको परेशानी हो रही कि नहीं हो रही है, वो अपने मिजाज के हिसाब से जिए जा रहे हैं. तो ये जो फॉर्म है इस्लाम का, इसको बिल्कुल बैन होना चाहिए. और हमारे तरफ से मैं हमेशा गवर्नमेंट को सजेस्ट भी करता हूं, मैं ट्विटर पे कई बार ट्वीट भी कर चुका हूं पीएमओ को टैग करके, कि जो ये इदारे हैं इनके अंदर सेकुलर एजुकेशन को लाया जाना चाहिए, और इनके अंदर से जो भी इंतहा पसंदी की बातें हैं उसको खत्म करनी चाहिए, उसको रोक लगाना चाहिए. इसको हम क्यों टॉलरेट करें जबकि हम एक सेकुलर मुल्क में रहते हैं. देखिए, सेक्युलर तो लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट के हाथ में ही है. इनकी जो रोमिला थापर उतना ही भली भांति इनका काम करती रही जितना इरफान हबीब या मोहम्मद हबीब. तो सेक्युलर शब्द मत कहो, ये डिटॉक्स करना पड़ेगा सेक्युलरिज्म को भी. अब लेते हैं सवाल. चाहत सिंह कह रहे हैं, कितना ही पढ़ लिख ले दिमागी सॉफ्टवेयर में जिहाद है. आप तो कह रहे थे सेक्युलर एजुकेशन लाई जाए. अरे भैया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाते हैं, हार्वर्ड जाते हैं, जेएनयू जाते हैं, शोका यूनिवर्सिटी जाते हैं, सब जगह जाके वही दिमाग में कीड़ा है. वुड यू नॉट एग्री? तो सेक्युलर एजुकेशन इनको, वो कीड़े को हटा नहीं सकती. इस्लाम को
to be forced to face Islam head on, the truth about Islam. मुझे लगता है वही एक तरीका है, सेक्युलर एजुकेशन नहीं, इनकी मजहबी एजुकेशन को ईमानदार बनाया जाए। और वो हमारी यूनिवर्सिटीज में मेरे से पूछो तो जो अली सिन्हा की जैसी किताबें हैं इस्लाम की, या और भी बहुत सी जो असली बताती हैं इस्लाम है क्या, वो कंपल्सरी हिंदुओं के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी और क्रिश्चियंस के लिए भी होना चाहिए। उससे बात बनेगी। व्हाट डू यू से टू दैट? हाँ जी, नहीं मैंने तो ये दोनों बातें कही ना। मैंने ये कहा कि सेकुलर एजुकेशन को लाया जाए और जो इनके अंदर इंतहा पसंदी की बातें जो इन्होंने अपने दिमाग में भरी हुई हैं, जो किताबों में लिखी हुई हैं बाज़ाब्ते, अगर आप हमारे आरिफ मोहम्मद खान साहब का इंटरव्यू देखेंगे आफा खानम के साथ में, उन्होंने किताबों को खोल के दिखाया है कि देखो ये बातें लिखी हुई है देवबंद की किताबों में और इसको पढ़ाया जाता है और इसको यहाँ की गवर्नमेंट टॉलरेट कर रही है, तो ये चीजें गलत है। उसको हटाना चाहिए कि ऐसी चीजों को या ऐसी बातों को हम ऐसे मुल्क में जहाँ पे सारे धर्म के लोग एक साथ इकट्ठा होकर रह रहे हैं और ये भी क्लेम करते हैं गंगा जमुनी तहजीब बोलते हैं ये लोग सो कॉल्ड, तो वहां पर आप ये क्या पढ़ा रहे हैं इंस्टीट्यूशन के अंदर? क्या लोगों के दिमाग में क्या डाल रहे हैं आप? लोगों को क्या बता रहे हैं? वहां तो आप सेकुलर एजुकेशन तो किनारे कर दें, वहां आप उनके दिमाग में ये वहशत पैदा कर रहे हैं कि ये काफिर है, ये मुशरिक है, ये नजस है, ये मर के जहन्नम में जाने वाले हैं, ये तुम्हारे काबिल नहीं है, इनके साथ दोस्ती ना करो, इनको ग्रीट ना करो, इनके त्योहार पे मत जाओ। ऐसी चीजों को आप बताते एजुकेट कर रहे हैं अपने यहाँ पर, जो आपके यहाँ पर बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो उस चीज को बाकायदे खत्म करना चाहिए गवर्नमेंट को, तभी जाकर के अगर एक रिफॉर्म्ड फॉर्म ऑफ इस्लाम हम कह सकते हैं कि इस्लाम तो नहीं कहूंगा मैं, रिफॉर्म्ड फॉर्म ऑफ मुस्लिम कहूंगा कि वो सामने आ सकता है, क्योंकि इस्लाम का तो मुझे नहीं लगता है कि कोई रिफॉर्मेशन हो सकता है जैसे टीचिंग है इस्लाम के अंदर में। जी। और जो इनफैक्ट जिन मोहतरमा का आपने भी नाम लिया जो इंटरव्यू कर रही थी, जी आई थिंक शी इज along with Rana Yu the most, और सपा नकवी, तीनों को अगर मैं ऐड कर लूं, then they are living testimonies that the best of education, the best of opportunities, the best of everything in the world will not satisfy. ये हिंदुस्तान को अफगानिस्तान स्टोन एज में ले जाकर छोड़ेंगे, उससे कम उनकी संतुष्टि नहीं होने वाली। परंतु यहाँ की सब फ्रीडम्स चाहिए, इंक्लूडिंग फ्रीडम टू अब्यूज अस, फ्रीडम, डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स, पर लेके जाना है हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने, एक और पाकिस्तान, एक और अफगानिस्तान। ये इनका, पर खैर इनका लीजिए पहले चाहत, बहुत मजे की बात कह रहे हैं। दोहा एयरपोर्ट टॉयलेट, वॉशिंग माई हैंड्स, देसी गाय ऑफर्स पेपर टॉवल्स एंड सेज सलाम, cleaning toilets for Arabs but yet identifying as one and not Indian। क्या कहेंगे? हाँ सही बात है, इस चीज को नहीं समझ पाते ये लोग। और एग्जैक्टली मैंने, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि मेरा इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा था वहां पर कुछ लोगों के साथ में, इवन के जो इंडियन है, खास करके साउथ के थे, कुछ हैदराबाद की तरफ के लोग थे और पाकिस्तानियों के साथ तो खैर रहा ही था, कि वो लोग बोस्ट करते हैं इस चीज के ऊपर में। मैं उन लोगों को बाकायदे कहता भी था कि देखो एयरपोर्ट पे ही जाके तुम देख लो, रियाद के एयरपोर्ट पे, कि जो वेस्ट से लोग आ रहे हैं उनके लिए अलग क्यू है, जो जीसीसी के लोग हैं उनके लिए अलग क्यू है, और हम लोगों को एज अ लेबर ट्रीट किया जाता है, हम लोगों के लिए अलग क्यू होता है। चाहे तुम कितने भी पढ़े लिखे इंजीनियर बन के जाओ वहां पर और किसी पोजीशन पे रहो, बावजूद उसके तुम्हारी जो औकात है वहीं पे तुम्हें दिखा दी जाती है कि देखो तुम यहाँ से बिलोंग करते हो। बट बावजूद कुछ लोगों के अंदर ये सनक है, कुछ लोगों के अंदर क्या अक्सरियत जो है, जो मैं तो कहूँगा मेजोरिटी है, तो उसके अंदर ये सनक है, और उसको उस सनक से कैसे बाहर किया जाए, बस हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और अपने अपने माध्यम से, जैसा कि आप यहाँ अपने माध्यम से यहाँ पर कर रही हैं, हम मैं भी एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ द मैनीमीटर के नाम से, तो उसके जरिए से हमारी कोशिश है कि हम कुछ जो समझदार लोग हैं उन तक अपनी बातों को पहुंचा सके, वो इन सब चीजों से बाहर निकले और अपने आप को, हम इंडियन है तो हम इंडियन कह के आइडेंटिफाई करें। और इसके अलावा हमारी जो पहचान है हमारे माँ बाप ने दी है, या हम इंसान है, इसके अलावा हमारी क्या, इससे बेहतर क्या पहचान हो सकती है। बट अभी मैं एक डिबेट देख रहा था, उसमें बाकायदे पूछा जा रहा है किसी मोहतरमा से, सभी लोग जानते हैं उनको, बहुत फेमस है आजकल टीवी पे आके हल्ला करने के लिए,
कि आप पहले इंडियन हैं कि पहले मुस्लिम हैं, और उन्होंने अपने आप को इंडियन मुस्लिम तो कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं पहले इंडियन हूं या पहले मुस्लिम, ये नहीं बताया, क्योंकि उनके मुंह से ये बात निकल ही नहीं सकती। उनको यही कहना था कि मैं पहले मुस्लिम हूं, बाद में हम इंडियन हैं। तो ये सोच इनके अंदर रहती है और आगे भी रहेगी अगर ये लोग अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो। देखिए, इंडियन ना भी बने, क्योंकि मुझे तो इंडियन शब्द से भी अब डर लगने लगा है, क्योंकि अभी जैसे हमको मदनी साहब ने चेतावनी दे दी कि आप भग लो यहाँ से हिंदुओं, अगर तुम्हें इस्लाम पसंद नहीं है। और इस्लाम की पसंदगी में एक बुनियादी बात आती है, अगर इस्लाम को पसंद करना है तो उसका फुटप्रिंट बढ़ने दो, उसकी डेमोग्राफिक होने दो चेंज, इन्वेजन, डेमोग्राफिक इन्वेजन में रोड़े मत मत अटकाओ, कन्वर्जन माफिया को बिल्कुल चैलेंज मत करो, वगैरह वगैरह। जो हम कहें वीटो पावर हर चीज में हमारी हो, वो तो अब खुल के कहने लगे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनका एजेंडा बहुत साफ है, हमारा अभी इतना हिंदुओं को अभी भी समझ नहीं आया दैट दे मीन इट, दिस इज नॉट। और जो ये सिद्धार्थ शेखर कह रहे हैं, जो नूपुर ने कहा, वो तो मौलवी खुद कहते हैं, साफ साफ लिखा है इनकी किताबों में, नूपुर को जेड कैटेगरी सिक्योरिटी देनी होगी। अब ये जी बीजेपी का अंदरूनी मसला है सिद्धार्थ, मेरा तो ये मानना है कि बीजेपी की वो एक अहम नेता है, एंड शी इज नॉट अ मार्जिनल फिगर, शी इज सपोर्टेड बाय इंपॉर्टेंट पीपल इन द टॉप लीडरशिप। ऐसे नहीं है वो स्पोक्स पर्सन बनी है, शी इज एन इम्पोर्टेंट स्पोक्स पर्सन एंड एन इफेक्टिव स्पोक्स पर्सन। अब किसको उसको आई कैन अंडरस्टैंड, हम कहें कमलेश तिवारी को देनी चाहिए, वो तो हमारा फर्ज बनता है क्योंकि वो बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड था। अब नुपुर को कितना हमारी होम मिनिस्ट्री थ्रेट परसेप्शन देखती है नहीं देखती है, आई एम नो वन टू पुश बीजेपी हाउ टू ट्रीट देयर ओन केडर, हाउ टू ट्रीट देयर ओन लीडर्स, दैट्स हाउ आई लुक एट इट। आप क्या कहेंगे? जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि जो आपने कहा कि जैसा कि कमलेश तिवारी की बात है, जहाँ तक तो हमने अपने आंखों से देखा हुआ सब कुछ, और अभी भी ये चीजें जो है नहीं हो पा रही है। यानी गवर्नमेंट तो अपने तौर पे कोशिश करती है, लेकिन इस पूरे मतलब हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें हम लोग इतने सारे लोग इतने डाइवर्सिफाइड वे में यहाँ पर रहते हैं, तो हर एक की डिमांड को इतनी तरह मतलब जिसको कह सकते हैं कि पूरी तरह से पूरा करना ये मुमकिन नहीं हो पाएगा गवर्नमेंट के लिए। तो मैं आपकी बातों से मुत्तफिक हूँ इस बात पे। नहीं, और दूसरी बात देखिए, मेरे हिसाब से आपको सिक्योरिटी देना, वसीम रिजवी को सिक्योरिटी देनी चाहिए थी जब वो जितेंद्र त्यागी बने। वो मेरे लिए बहुत बड़ा भयंकर फेलियर है और शर्मनाक फेलियर है इंडियन स्टेट का, कि एक व्यक्ति जान हथेली पर रखकर शेर की तरह दहाड़ रहा था, आपने उसको ऐसा चुप कराया जेल में बंद करके। उसको नहीं देंगे सिक्योरिटी तो उस वक्त ज्यादा हमें बोलना चाहिए था ना, कि नहीं? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। उसमें भी इनको जो इनके फेलियर तो है ही है, और एक बंदा वाकई एक चीज को खुलेआम आकर के कह रहा है और बता रहा है, और उससे बहुत सारे लोगों को, यानी हम तो चलिए एक चैनल पे बैठे हैं, यूट्यूब चैनल पे बैठे हैं, वहां से कुछ चीजें बोल रहे हैं, सारे लोगों तक बातें नहीं पहुंच पा रही, लेकिन उसने तो कम से कम मेन स्ट्रीम मीडिया में आकर के इस चीज को चैलेंज किया, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाया। बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और समझदार हैं, वो इन चीजों से बाहर निकल सकते थे, बट वहां पर भी उस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई। और सिक्योरिटी तो छोड़े, मतलब उनको जेल भी हो गया, वो जेल भी गए, और उसके बाद भी जो है काफी वक्त लगा उनको वहां से निकलने में। तो ये तो मैं भी मानता हूँ कि फेलियर द गवर्नमेंट। अमजद अली जी, इस किस्म के भद्दे कृपया मत हमारे यहाँ पोस्ट कीजिए, आपको मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। ये हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है कि आप आए हमारे चैनल पे और इस तरह के इश्तेहार पोस्ट करें। प्लीज
I protest and please block him, admin ji. Any other comments? मैं अगर नहीं है, अगर एक आध और शायद है सुपर चैट में, प्लीज वो ले आइए, नहीं तो मैं आपसे कंक्लूडिंग कमेंट्स में कहूंगी, when you lived in Saudi Arabia, what was the dominant feeling you got? Did you feel, were you aware that you were living under a surveillance state? हर कदम ध्यान से रखना है कि उस वक्त तुमने स्वीकार किया हुआ था, because at that time you had not moved away from Islam. What do you say? What do you say to wind up today's program about Saudi Arabia? सऊदी अरेबिया में जब मैं था, तो जैसा कि आपने कहा कि उस वक्त आपने स्वीकार किया हुआ था, तो जाहिर सी बात है मैं एक मुस्लिम था और वहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी भी लगती थी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आज भी तारीफ करूँगा और आगे भी तारीफ करूँगा। वहाँ के लोगों का मिजाज बहुत अच्छा होता है, अखलाक बहुत अच्छा होता है, अच्छे से मिलते हैं। वहाँ परफ्यूम का बहुत इस्तेमाल करते हैं, मार्केट में आप जाएं तो हमेशा हर जगह पर परफ्यूम जो है वो लोग चूंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हर जगह आपको स्मेल उसका जो है मिलता है। और वहाँ का निज़ाम अच्छा है, वहाँ की सड़कें वगैरह अच्छी होती हैं, हुकूमत जो है वो अपने लोगों का ध्यान रखती है, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन जो बात है एक्सट्रीमिज्म की, इस्लाम की, जिस वक्त में मैं था, अब तो खैर बहुत बदलाव आ गया वहाँ पर, मैं 2015 में वहाँ से आ गया हूँ। तो जिस वक्त में मैं था उस जमाने में तो बहुत कुछ था एक्सट्रीमिज्म। एक दफा मेरे ही फ्रेंड को जो है वो नमाज नहीं पढ़ने की वजह से मुतव्वो ने पकड़ लिया था और उसके बाद रात भर नमाज पढ़वाया था उससे। तो इस तरह की चीजें थी जो हमें पसंद नहीं आती थी। इवन कि हम इस्लामिक मतलब अपने आप को कहते थे उस टाइम में, बावजूद उसके हमें इन सारी चीजों से इख्तलाफ था। और जो 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 आज का जो डिस्कशन था कि सऊदी अरबिया में रिफॉर्म हो रहा है, सऊदी अरब में तो रिफॉर्म हो रहा है, लेकिन इस्लाम में रिफॉर्म, ये चीजें मुझे डाउट लगती हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इस्लाम के रहते हुए सऊदी अरब के अंदर बहुत ज्यादा रिफॉर्म हो सकता है, क्योंकि आज भी वहां पर 80% से ज्यादा कट्टर मुस्लिम हैं और उन मुसलमानों की के अंदर से कट्टरता को खत्म करना बहुत मुश्किल है। मैं वहां पर कई सारे लोगों से मिल चुका हूं, जिसमें मैंने कहा आपसे कि मुझे 4 कोई ऐसे लोग मिले थे, जिनमें से तो कुछ एथिस्ट थे और कुछ बहुत ज्यादा सेकुलर थे, वो रिलीजन को ज्यादा वैल्यू नहीं देते थे। अदरवाइज जितने भी लोग मुझे ऐसे वहां पर मिले हैं, वो ख्वाह वो पढ़े लिखे हो ना हो, लेकिन रिलीजन से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। और मतलब यही है कि अल्लाह और उसके रसूल के लिए कुछ भी करना, किसी के साथ झगड़ा कर लेना, किसी के साथ ताल्लुकात खत्म कर देना, इस तरह की चीजें वहां पर मैंने, जब तक मैं था, मैंने वहां पर देखा है। जी मैम, आपने म्यूट किया हुआ है। हाँ सॉरी, अभी एक कमेंट था, अभी एडमिन जी आप लाए थे सिद्धार्थ शेखर का, उस पर कमेंट करने दीजिए। हाँ, Yati ji and Tyagi ji were sent to jail by BJP NCW chief Rekha Sharma played a role in their arrest. क्या कहेंगे आप? तो मैं तो इस पे मैं क्या बोलूं, चल मैं ही बोल देती मेरे, हूँ। हाँ आप ही जी कमेंट कर दें। मैं बोलिए। नहीं, मैं मेरे तो पास क्या, हाँ आप अपने कमेंट प्रोवाइड कर दें जी। जो भी कह रहे हैं ना, नूपुर को मिलनी चाहिए सिक्योरिटी, मिले जरूर मिले, वो बीजेपी को तय करने दो, वो उनकी है। शी इज अ वैल्यूएबल एसेट फॉर बीजेपी, उनका काम है, क्योंकि वो उनकी एक वैल्यूएबल एसेट है। परंतु वसीम रिजवी जी, त्यागी जी हिंदुस्तान के लिए वैल्यूएबल एसेट थे, बीजेपी के लिए भले ना हो। बीजेपी के वोट बैंक पॉलिटिक्स में भले ही वो लायबिलिटी बन गए हो, पर हमारे समाज के लिए, इस देश की भलाई के लिए, फ्यूचर के लिए त्यागी जी बहुत अहम थे। और बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने उनको जेल में बंद करके और इतनी घटिया कंडीशनल बेल दिलवा के कि किसी से बात नहीं कर सकते, ही हैड टू गो इनटू हाइडिंग आफ्टर गेटिंग बेल। शर्मनाक बात है। मोदी जी सच में बहुत दिल दुखाया आपने, बहुत दिल दुखाया। मैं तो कम से कम इसको माफी लायक नहीं समझती, ये जो आपने किया। एक दहाड़ते शेर को आपने चुप करा के बहुतों का हौसला तोड़ा है, और ये इस वक्त लोगों का हौसला तोड़ने का समय नहीं था, उनको हौसला देने का समय था। त्यागी जी को हौसला देने का समय था।
उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी बन जाती थी। आपने नहीं किया, उल्टा किया। अच्छा चलो सिक्योरिटी ना देते, सेफ्टी ना देते, कम से कम दुश्मनी तो ना निभाते उनके साथ। ये इतना गलत काम किया है। ये इतिहास इसको नोट करके रखेगा। और आपके जो लाभार्थियों के लिए बहुत से प्रोग्राम है, बहुत से अच्छे नेक काम कर रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं, फ्री हाउसिंग दे रहे हैं, वो सब नगण्य हो जाते हैं मोदी जी इस तरफ, जो इस पलड़े में जो बहुत ही दुष्ट कर्म हुआ है सरकार द्वारा। ये कृपया इसको बदलिए मोदी जी। बहुत दुख हो रहा है लोगों को, बहुत 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 दुख हो रहा है और खून खौल रहा है इस बात से। तो कृपया सुधर जाइए, आपको हाथ जोड़ के कहते हैं, सुधर जाइए मोदी जी। ये चलेगा नहीं, बहुत दिन हजम नहीं कर पाएंगे, आपके कोर सपोर्ट बैंक भी नहीं हजम कर पाएंगे। एंड आई एम सेइंग दिस एज अ वेल विशर, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ। एज अ वेल विशर आई एम टेलिंग यू दिस इज बैड फॉर हिंदुस्तान, दिस इज बैड फॉर भारत, दिस इज बैड फॉर आवर। आप हिंदू धर्म का हवाला बहुत देते हैं। ये इतनी बड़ी चोट की है आपने हिंदू धर्म पे, और घर वापसी के बगैर आज हिंदू धर्म सरवाइव नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा हिंदू समाज ही, हिंदू धर्म तो बहुत दूर की बात। कृपया करके बदल जाइए मोदी जी, सुधर जाइए। और बाकी चीजें ठीक है अपनी जगह, ये इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट काम। खैर इससे पहले कौन था कमेंट था? कड़वी सच्चाई है कि मुसलमान नशुक्रे हैं, सीधी बात। क्या कहेंगे आप? हाँ, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि मुसलमान जो है वो नाशुक्रे हैं, और अनडाउटेडली मैं भी इस बात को मानता हूँ, और मैंने देखा भी है उनके साथ जितनी भी भलाई की बातें की जाए, बट वो उसको तरजीह नहीं देते। खास करके हमारे इंडियन मुस्लिम्स जो हैं, आगे जाकर के फिर कहीं ना कहीं वो उसमें कमियां निकालने लगते हैं, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो। अच्छा, मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि मुसलमान अपने बिलीफ के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, मतलब जुड़े क्या हुए हैं, उससे अलग ही नहीं है, उनके अंदर उनके ब्लड में ये चीजें। तो वो इवन कि जैसा कि हमने देखा था शाहबानों के वक्त में जो हुआ था, राजीव गांधी को मतलब पीछे रहना पड़ा अपने डिसीजन को। तो ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ मोदी जी के खिलाफ हो या किसी एक पर्टिकुलर बीजेपी के कोई लीडर हो उनके खिलाफ हो। कोई भी बंदा अगर सामने आएगा जो इनके धर्म के ऊपर जो बातें ये मानते चले आए हैं, जो मान्यता में है इनके अंदर में, उस पे अगर कोई बदलाव लाने की कोशिश करेगा, रिफॉर्म करने की कोशिश करेगा, तो वो उसके खिलाफ हो जाते हैं, ख्वाह वो इनके अपने लोग हों, मुसलमान हों, उससे मतलब नहीं है। तो ये नाशुक्रे तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं थोड़ा सा इसमें ट्वीक करूंगी। देखिए, नाशुक्रा पैदा कोई नहीं होता, परंतु इस्लाम की टीचिंग नाशुक्रा बनाती। आप अच्छे मुसलमान हो ही नहीं सकते अगर आप बाकियों से नफरत नहीं करते, भले ही वो सामने वाला इंसान कितना भी आपका भला करे। जब आपकी बेसिक मजहबी मैंडेट, धर्म शब्द नहीं इस्तेमाल कीजिए इस्लाम के लिए, उसमें कोई धर्म की बात नहीं है, मजहबी मैंडेट है नफरत, और मजहबी मैंडेट है तकिया, मजहबी मैंडेट है दूसरों को फ्रॉड करना, उनका माल हथियाना, उनकी बहु बेटियां उठा लेना, ये मजहबी मैंडेट्स हैं। आप और मोदी जी को भी समझना चाहिए, आप सोने में भी तोल देंगे ना, तब भी इन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ने का प्लान नहीं छोड़ना। आप इनके कॉलोनीज में हीरे जवाहरात भी बिखरा देंगे ना, फिर भी मिशन गजवा हिंद नहीं जाएगा जब तक इस्लाम को सही समझेंगे नहीं। और जैसे ताहिर जी कहते हैं, और समझ के टू फेस इट्स रियलिटी, ये झूठे प्रचार पे जो इस्लाम टिका हुआ है, it's really the founding rocks of Islam are lies, deception. That's so worrisome. और ताहिर भाई, मुझे नहीं पता आपका क्या हाल होगा, पर जब से इस्लाम की खोज खबर लेनी शुरू की है, मेरी तो नींद आराम हो गई है। Honestly, I'm not able to sleep well. I can't believe कि हम इतने ignorant थे, इतने मूर्ख थे, और ये हाल ही में शुरू हुआ। ये जो और हुआ भी शुरू क्योंकि मोदी जी को जिस तरह इन्होंने अटैक किया,
तो वो सारा गुजरात का अनुभव, फिर उसके बाद कश्मीर के अनुभव, तो फिर इस्लाम भी पढ़ना पड़ा। मेरी तो नींद खराब हो गया। इट्स अफेक्टिंग माय हेल्थ वेरी बैडली। तो आई डोंट थिंक मुसलमान नाशुक्र होते हैं। इस्लाम की बुनियादी जरूरत है कि आप दूसरों के प्रति नफरत ही रखो, चाहे वो आपके साथ कितना भी भला करे। और इसलिए आपने कहा ना, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं ताहिर भाई। अरे गंगा भी हमारी हिंदुओं की, यमुना भी हमारी। यहाँ डेजर्ट से, रेगिस्तान से कहाँ से लेके आई है? ना तो वहाँ तहजीब, ना गंगा ना यमुना, तो इनकी तहजीब कहाँ से आई? और इसलिए उसकी बात भी करना मूर्ख होगा। So let's wind up and you're going to come back again. I want to know your journey. आज उस पे बात नहीं हुई, एक और हमने टॉपिक आपस में तय किया था, वो उसके लिए मैं बहुत जल्दी आपको दोबारा से बुलाऊंगी। और तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद। एंड व्यूअर्स, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस फॉर दिस लॉन्ग। और कृपया ताहिर का चैनल भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि इनकी रीच बढ़े। जो भी चान हथेली पर रखकर ये काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना, उनकी रीच बढ़ाना बहुत 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 जरूरी है। नवीन जी, आप कह रहे हैं अभी तो जितेंद्र त्यागी जी के लखनऊ के घर में ताला मार दिया था पुलिस ने, पार्किंग में रहे थे। क्या कहें, मैं तो अपने घर में रखने को तैयार हूँ जितेंद्र त्यागी जी, ये आपको खुला नहीं होता है। और कोई भी अगर आपको हार्म करने आएगा, मैं खड़ी हो जाऊंगी आपसे पहले नुकसान। और ये मोदी जी प्लीज सुधर जाइए, प्लीज 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 सुधर जाइए। ये सच में दिल जलाने वाली बात है, दिल जलाने वाली बात है। और मोदी जी, आपकी सहमति के बगैर कोई पुलिस ये नहीं कर सकती थी जितेंद्र त्यागी के साथ। कोई चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकता था ये काम, उसको अरेस्ट करने का। कोई जज नहीं कर सकता कि उनको ढंग से बेल भी ना मिले। कोई क्राइम है ही नहीं। और आप जो अन्याय किया है, माफ करने लायक नहीं। इन्हीं दुखदाई शब्दों के साथ नवीन भाई, बहुत दुख की बात है जो आपने अभी बताया कि अपने पार्किंग में रह रहे हैं। मैंने कहा ना, मैं खुला न्योता देती हूँ, मेरे घर में कभी भी आ जाइए जितेंद्र त्यागी जी। और चाहत जी, मैं अभी बैक होम, सिर्फ आज छुट्टी लेके अस्पताल से आना पड़ा क्योंकि वहाँ इंटरनेट डाउन था, तो आज का प्रोग्राम नहीं हो सकता। अभी मेरा ट्रीटमेंट चालू है, खत्म नहीं हुआ, क्योंकि काफी निग्लेक्ट की वजह से बहुत क्रॉनिक कंडीशंस हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत थी कि मेरा चलना फिरना बहुत तकलीफदायक हो गया था। तो अभी ट्रीटमेंट चालू है, आज आई हूँ। अब देखो कितने दिन और ट्रीटमेंट तो लंबा चलेगा। हो सकता है घर से, क्योंकि अस्पताल दूर नहीं है मेरे घर से। तो थैंक यू फॉर योर कंसर्न एंड थैंक यू वंस अगेन ताहिर भाई। आप भी सेफ रहें, वी आर देयर फॉर यू। जितनी हमारी क्षमता है, मेरे पास कोई पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसीज तो नहीं है, पर पर्सनली जो सपोर्ट मैं दे सकती हूँ आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका बहुत शुक्रिया और सभी दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया जी। तो कृपया आप जरूर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्या बोलते हैं वो बेल आइकन वगैरह दबा दीजिए, ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे हमारे प्रोग्राम्स की। And do please stay connected with us and send me your feedback and your suggestions on how we can do better. Shubh Ratri, Vande Mataram.